नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का छेड़ा हुआ युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। एक तरफ ईरान के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों की हत्या अमेरिका कर रहा है, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइलें गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में अब अमेरिका की सुपर पावर कहलाने की पोल खुल गई है। जी हां, F-15 से लेकर F यानी फाइटर जेट 35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के बारे में ट्रंप को गुमान था कि इनके रहते कोई अमेरिका का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को ही चकनाचूर कर दिया है। एक तरफ F-15 विमान को मार गिराने का दावा ईरानी सेना ने किया, तो वहीं गुरुवार को यानी कल ईरान ने जवाबी कार्रवाई में F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया है। यह तस्वीर देखिए, ये F-35 इसको निशाना कैसे बनाया गया, ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में साफ साफ इस तस्वीर को जारी किया है ईरान ने, क्योंकि F-35 पर हमले के बाद जेट को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तब हुई जब 5वीं पीढ़ी का यह घातक माना जाने वाला फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर उड़ान भर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया है कि ईरानी फायर के बाद विमान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यह अमेरिका बता रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका को, यह देखिए, ईरानी फायर के बाद विमान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यह बात कैप्टन टिम हॉकिंस कह रहे हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बात कही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां हो जाती है, क्योंकि यह पुष्टि है। ये किसी सवाल पर, किसी जवाब पर या किसी बात पर यह मुहर लगाना है। खास बात यह है कि अमेरिका को यह बात तब स्वीकार करनी पड़ी जब गुरुवार को ही रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा था कि अमेरिका निर्णायक जीत हासिल कर रहा है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यह कहा जा रहा है। इस अमेरिकी दावे की अब धज्जियां ईरान ने उड़ा दी हैं, वो आपने देख लिया। हालांकि अब एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है जो ईरान के लिए चिंता की बात हो सकती है। दोस्तों, दरअसल कल से खबर चल रही थी कि अब ट्रंप बड़ी संख्या में सैनिकों को ईरान के पास भेज सकते हैं, लेकिन उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं, मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं, अगर भेज भी रहा होता तो किसी को बताता नहीं। अब ट्रंप भले ही इस मामले को दुनिया से छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट की नजरों से कुछ नहीं छिप पाया है। और सैटेलाइट से जो ताजा तस्वीरें आई हैं, उनसे पता चला है कि 2200 मरीन सैनिकों से लैस अमेरिका का एक नया युद्धपोत USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट की तरफ निकल चुका है। और इस वक्त यह जहाज दक्षिण हिंद महासागर में भारत के काफी नजदीक है, काफी करीब है। इंडियन ये ओशन में, हिंद महासागर में भारत के काफी करीब 2200 मरीन सैनिकों के साथ USS त्रिपोली आया हुआ है, जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि अगले हफ्ते से ईरान युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। इसीलिए हम लिख भी रहे हैं कि खतरनाक मोड़ पर ईरान जंग। हालांकि ईरान ने तो पहले ही ट्रंप को चुनौती दी है कि आप अपने सैनिक भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब तक हवाई हमलों से काम चला रहा था। लेकिन अब 2200 सैनिकों को भेजने की खबर है, तो ईरान इस पर किस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है, यह देखना होगा। वैसे ट्रंप के इस सीक्रेट मिशन के 2 लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, 2 टारगेट दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को लगभग ठप कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ देशों को इससे राहत जरूर है, लेकिन पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले की धमकी भी दे रखी है ईरान ने। ऊपर से वो अब यहां से गुजरने वालों की से मनमाना टैक्स भी वसूल रहा है। एक टैंकर ऑपरेटर ने तो यहां तक दावा किया है कि उसे सुरक्षित निकलने के लिए करीब $20 लाख देने पड़े।
ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ऊपर ईरान, नीचे इधर वाला जो पार्ट है वो सऊदी अरब है, फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं, ओमान देख रहे हैं, अरब सागर देख रहे हैं, ओमान की खाड़ी देख रहे हैं जैसे, और इन दोनों के बीच ओमान की खाड़ी, ये आप देखिए एक दूसरी तस्वीर जो इधर बाएं साइड में आपको दिखाई देगी, जो तस्वीर दिख रही है जहां पहाड़ हैं, ये पार्ट पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये ईरान है, और राइट साइड का पार्ट जो है वो ओमान और यूएई है ये, और उससे और उधर जाएंगे किनारे राइट साइड में जाएंगे तो सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, $20 लाख देकर यहां से पार कर रहे हैं, यह दावा किसी ने किया है। ट्रंप इन मरीन सैनिकों का इस्तेमाल जो लेके आ रहे हैं 2200, इस्तेमाल ईरान के छोटे द्वीपों पर कब्जा करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है, ताकि वहां से कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा की जा सके। दूसरी तरफ ईरान का परमाणु खजाना हथियाने के लिए भी इन सैनिकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अनुमान भी है। यानी अब अमेरिका पानी और जमीन की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में ईरान की रणनीति क्या होगी, यह सब देखना बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर ट्रंप एक तरफ आक्रामक हो रहे हैं तो वहीं थोड़ा झुक भी रहे हैं। अमेरिका ने 40 सालों से ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंध को अब खत्म करने के संकेत दिए हैं। 40 साल से ईरान के तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उधर से झुकने के संकेत आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट का कहना है कि करीब $140 मिलियन का कच्चा ईरानी तेल इस वक्त समंदर में खड़े जहाजों में पड़ा है, और इस पर प्रतिबंध हटा लेने से अनुमान है कि थोड़े दिन ये सप्लाई लाइन को बाधित नहीं करेगा। यानी जो सप्लाई लाइन बाधित है, जिससे दिक्कत हो रही है पूरी दुनिया में, वो बेहतर होगा कि इससे हम अपना जो पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटा लिया जाए। मतलब ईरान पर हमले के साथ साथ सौदेबाजी की कोशिश भी चल रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका को भी अपनी जीत का पूरा यकीन नहीं है। ईरान जैसे देश से अमेरिका को इतना बड़ा झटका मिलेगा, इसकी उम्मीद ट्रंप ने तो नहीं की होगी। वैसे एक झटका श्रीलंका ने भी अमेरिका को दिया है। जी हां, छोटा सा देश अपने नीचे, श्रीलंका बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, श्रीलंका ने एक झटका दे दिया है अमेरिका को। ईरान पर हमले से 2 दिन पहले अमेरिका ने श्रीलंका के हवाई अड्डे को इस्तेमाल करने की अनुमति श्रीलंका से मांगी थी, लेकिन श्रीलंका ने साफ साफ इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने कहा है कि श्रीलंका ने इस महीने की शुरुआत में द्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक नागरिक हवाई अड्डे पर अपने 2 सैन्य विमानों को तैनात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी यूएसए के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रपति के अनुसार वाशिंगटन ने जिबूती स्थित एक अड्डे से 2 मिसाइल युद्ध विमानों को मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानांतरित ट्रांसफर करने की मांग की थी। 26 फरवरी को प्रस्तुत इस अनुरोध को कोलंबो की तटस्थता बनाए रखने और उसके क्षेत्र को किसी भी संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन या उसे कमजोर करने वाले तरीके से इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अस्वीकार कर दिया गया। देख लिया आपने। तो श्रीलंका के नेतृत्व ने, वहां की लीडरशिप ने दिखा दिया कि रीढ़ की हड्डी वाले नेता कैसे होते हैं। जी हां, श्रीलंका ने बता दिया कि रीढ़ की हड्डी वाले नेता कैसे होते हैं, जो किसी के आगे अपना डर या स्वार्थ दिखाते हुए झुकते नहीं हैं। बहरहाल अब ईरान पर जंग के 21 दिन हो गए हैं। जी हां, आज 20 तारीख, 21 दिन हो गए और जंग के ज्यादा घातक होने की आशंका है। और इस बीच हमारे देश में, भारत में जिस तरह एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, उसमें बेरोजगारी का नया संकट खड़ा हो गया है। आज ही सूरत से कई परिवारों के वापस गांव लौटने की तस्वीरें आई हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं। सूरत, आप जानते हैं, गुजरात, क्योंकि छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। इस बीच पेट्रोल की कीमत ₹2 से ₹2.30 बढ़ा दी गई और डीजल ₹22 तक महंगा कर दिया गया है, जिससे महंगाई, लेकिन ये महंगाई जो है आपके हमारी जेब से नहीं जाएगी, ये इंटरनल महंगाई, बाद में हम समझाएंगे उसको, और जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है। हमारे जेब पे दूसरे ढंग से इसका असर पड़ेगा। तो क्या कुछ तबाही लाएगी ये जंग, आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। कैसे ये जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, आज इस पर चर्चा करेंगे। कल ईद है हिंदुस्तान में, और लेकिन ईद से पहले आज अलविदा जुमे के दिन, जी हां, अलविदा जुमा, आज अलविदा जुमे के दिन नमाज के बाद अल्लाह की ताकत के बारे में आज बताया फारूक अब्दुल्ला ने, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री,
फारूक अब्दुल्ला, उनके ऊपर अभी गोली चलाने की कोशिश हुई थी, बाल बाल बच गए थे। उनकी बाइट से शुरुआत करना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम की, जरा सुनिए। दुआ कबूल। आखिरी पड़ाव पे आज आखिरी जुमा थी। मुल्क की इंसानियत के लिए किस तरह दुआई जो आज अक्रॉस द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली जो ईरान में चल रहा है, अल्लाह करे हमारे मुल्क पे भी काफी कि ये जंग खत्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सके। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों और उससे कहें कि हमारे गुनाहों को अफू करें। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क पर माशी हालात कुछ असर पड़ बहुत असर पड़ेगा, बहुत सख्त असर पड़ेगा। न सिर्फ हमारे मुल्क पे, दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी कभी तो जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए हमारे देश में, इधर कहा जा रहा है, लेकिन देश और दुनिया पर किस ढंग से इस जंग का असर पड़ रहा है वो सब आप सब जान रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन चलेंगे उधर जंग में क्या कुछ हो रहा है, क्यों खतरनाक मोड़ पर ये पहुंच गई है जंग, इस पर हम चर्चा करते हैं। और कहां अमेरिका, कहां इजराइल, कहां ईरान और इन सब के बीच कहां है हिंदुस्तान, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त। उधर सीधे ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं जफर अब्बास रिजवी साहब। रिजवी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, स्वामी जी आपका स्वागत है तहे दिल से। हमारे कई दर्शक साथी आपका इंतजार करते रहते थे, आज आप रूबरू हैं, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका स्वागत। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंद्र जी आपका भी। तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी स्वागत इस्तकबाल इस कार्यक्रम में। जंग की घड़ी है और मुश्किल घड़ी है, हम सब मान सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान में क्या चल रहा है जरा रिजवी साहब से बेहतर और कौन बताएगा। रिजवी साहब, क्या कुछ चल रहा है? और परसों से 18वें दिन के बाद से, तारीख 18 19वां दिन, लेकिन 17 तारीख कहें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसी दिन डॉक्टर अली लारीजानी की हत्या होती है, सुलेमानी की हत्या होती है और इंटेलिजेंस चीफ जो हैं खातिब, उनकी भी हत्या होती है। उनको इन 3 की शहादत हो जाती है। उसके बाद आज खबर आती है कि IRGC के भी प्रवक्ता मिस्टर मोहम्मद नैनी की भी हत्या हो गई, ये खबर भी आती है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी खबर एक जो बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली है। चलिए, शहादत की बात से इतर पूरी दुनिया में जो तेल की आफत, गैस की आफत आ गई है, उसको कैसे देखा जाए और क्या ये लड़ाई, ये जंग तेल पे आके रुक गई है? रिजवी साहब। तो मैं तमाम जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबको आदाब कहता हूं और आपके माध्यम से मैं तमाम व्यूवर्स को भी आदाब अर्ज करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि जंग जो है वो एक खतरे के मोड़ की तरफ जा रही है और यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात तो ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई परेशान हो या कोई खौफ का आलम हो। ये जंग जितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान के अंदर जो हालात हैं वो ऐसे हालात हैं कि ईरान के अंदर जोश और जो आप कहते हैं वलवला, वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आपने कहा अली लारीजानी साहब की शहादत हुई और उसके पहले और लोगों की शहादत हुई, और तो इसमें यहाँ पर जो है वो शहादत के बाद और ज्यादा पब्लिक जो है वो इंतकाम की आवाज को बुलंद कर रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शहादत के बाद लोग बहुत ज्यादा गमगीन हों और वो ये कहें कि हम नाउम्मीद हो गए हैं और हम हार रहे हैं, बल्कि वो और जोश और खरोश के साथ जो है वो सड़कों पर हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 21 दिन हो गए हैं और 21 दिन से यहाँ पर लगातार रात में लोग चौराहों पर, सड़कों पर इकट्ठा रहते हैं और वहां पर रैलियां करते हैं, वहां पर जलसे करते हैं और ये आवाज बुलंद करते हैं कि ये जो जंग हमको रुकना नहीं चाहिए, तब तक नहीं रुकना चाहिए कि जब तक कि अमेरिका जो है इस खित्ते से, यानी मिडिल ईस्ट से बाहर न चला जाए। क्योंकि जब तक अमेरिका इस खित्ते में है तब तक इनके ये कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर वीडियो डाउन हो रहा है आपका और समझ सकता हूं कि जंग के हालात हैं और ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी
इंटरनेट कनेक्टिविटी मुश्किल से मिल पाती है। जी, जफर अब्बास रिजवी साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इनका वीडियो मैं समझ सकता हूं काफ़ी मुश्किल से हम पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा उनके साथ जुड़ेंगे। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। इस जंग को आप कैसे, अब जबकि एक खबर, ये चौंकाने वाली खबर है, तेल पे भी आएंगे, लेकिन स्वामी जी जरा ये बताइए, 2200 सैनिकों को, मरीन सैनिकों को अगर उतार देता है अमेरिका, जिस बारे में सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, और ये हिंद महासागर भारत के काफी करीब है, चलिए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, भारत से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये उधर जाता है तो फिर ये जंग कहां जाते हुए आप देखते हैं? देखिए, जैसे 1971 में 7वें बेड़े को कहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भेजेंगे इंदिरा जी से, और इंदिरा जी ने कैसे उन्हें कहा था कि जो करना है कर लो, हमें जो करना है हम करेंगे। देखिए, ये कुछ नहीं होगा, फुट एंड ग्राउंड नहीं होगा, इनके सैनिक वहां नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अफगानिस्तान से ये कैसे भागे थे, और इन्होंने जो एक वियतनाम के अंदर एक अपना एक टेस्ट लिया था, और उसमें 10-12 साल लड़ने के बाद जो इनका हश्र हुआ था, हजारों सैनिकों को मरवाने के बाद वहां से भागे थे। तो देखिए, फुट एंड ग्राउंड नहीं होगा, ये इधर उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि बॉडी इन बैग्स जब अमेरिका के अंदर वापस जाएंगी तो बाई इलेक्शन में अमेरिका का क्या होगा वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। देखिए, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये, देखिए राजीव जी, मौत तो सबकी आती है, मौत सबकी आनी है, लेकिन मौत हो कैसी? मौत ऐसी हो जो सीने में गोली खा के लगे या पीठ में गोली खा के चले। देखिए, ईरान की इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूं, मर्दों की तरह लड़ रहे हैं। उनके जो अयतुल्ला जिनकी शहादत हुई, आखिरी मोमेंट तक अपनी जनता के साथ रहे, और आज भी उनके जो सैन्य अधिकारी हैं और उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जनता के बीच में खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी शहादत हो सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए किस प्रकार की बदहवासी है। देखिए, श्रीलंका ने जो किया, वास्तविकता में, क्योंकि ईरान ने ये कहा है जिधर से भी मिसाइल आएगी उधर हम काउंटर अटैक करेंगे, तो श्रीलंका ने एक तरह से यह भी अच्छा निर्णय लिया कि हम नहीं करेंगे, और यह भी एक अपने को आश्वस्त कर दिया, अपने देश की जनता को आश्वस्त करा दिया कि अगर इधर से मिसाइल्स गई तो इधर भी मिसाइल्स। और आप जानते हैं ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन की क्या पावर है। दूसरी बात ये कि विश्व के अंदर 2 ही देश ऐसे हैं जो कॉलोनाइज नहीं हुए कभी, एक अफगानिस्तान और एक ईरान। अफगानिस्तान का टेरेन जो है और ईरान का टेरेन जो है वो करीब करीब एक प्रकार का है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि ईरान ने इस बार जिस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाया है, और जिस तरह से पलटवार किया है, और जिस तरह से अमेरिका के मित्र राष्ट्रों को, अरब कंट्रीज को दहशत में ला दिया है, उनकी इकोनॉमी को बुरी हालत में पहुंचा दिया है, तो अमेरिका के ऊपर दबाव अपने मित्र राष्ट्रों से भी है। यूरोप ने उसका साथ छोड़ दिया है, जापान उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अब ऐसे लोग जो विश्व युद्ध की तरफ या विश्व को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो केवल इस समय अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है, जो बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, विश्व को शांति की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान ने यह ठान लिया है लंबी लड़ाई लड़ेगा। लंबी लड़ाई में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, अगर इजराइल उन्हें तबाह करेगा, वो भी तबाह करेगा, और तबाही हम लोगों का इंतजार कर रही है। तो इस समय गुड सेंस शुड प्रिवेल। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो उन्होंने वेनेजुएला के अंदर किया था, और जो वो क्यूबा के अंदर करना चाहते हैं, और जिस प्रकार भारतवर्ष के अंदर उन्होंने टैरिफ लगा के और हम पे यह दबाव डाल के कि आप रूस से और ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, अपनी गुंडागर्दी की थी। तो गुंडागर्दी करने के लिए, देखिए, मुझे तो राजीव जी वो दिन याद आ रहे हैं जब एक बार राणा प्रताप जब जंगल में चले गए थे, लड़ नहीं पा रहे थे, और जंगल में उन्होंने प्रश्रय लिया था। उनके बेटे ने, जब वो उनकी पत्नी ने घास की रोटी बनाई थी अपने बच्चे के लिए, और एक कुत्ता लेके भागने लगा था, महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा था अकबर को कि मैं शरण में आना चाहता हूं। मानसिंह के हाथ में वो चिट्ठी पड़ गई थी, और मानसिंह ने वापस राणा प्रताप से कहा था, तुम ही एक योद्धा हो, तुम ही एक मर्द हो जो लड़ रहे हो, तो लड़ते रहो हमारी राजपूतानी शान आन बान को बचाने के लिए। तो देखिए, वास्तविकता में आज जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, जैसे भारतवर्ष के साथ किया, जैसे रूस के साथ किया, जैसे उसने ईरान के साथ किया, जैसे वो पूरे विश्व को अपनी, एक समझ रहा है जैसे गुंडों की एक जमात होती है और 2 दादा लोग पूरे विश्व को अपने अंदर में लाना चाहते हैं, सारे तेल के जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन पे कब्जा करके
तेल को $200-250 में बेचना चाहते हैं, खुद ही रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, खुद ही एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। इसीलिए मुकेश अंबानी साहब की रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रही है रिफाइनरी की। वही तेल बनाएंगे, वही रिफाइन करेंगे, यहां की रिफाइनरी को हो सकता है बंद कर दें और उसके बाद भारतवर्ष को रिफाइंड ऑयल, जो आज के तारीख में, क्योंकि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं, उनको रिफाइन करके नेपाल में हम 55 रुपए का बेचते हैं और अपने देश में 100 रुपए का बेचते हैं। देखिए ये ऐसा दुष्चक्र है। किसी भी, मैं तो देखिए एक अध्यापक हूं और अध्यापक मन ये कहता है जो भी दादागिरी करे उस पर कंट्रोल होना चाहिए, वरना आपने दादा को अगर कंट्रोल नहीं किया, कल आपके भी गिरेबान में हाथ डालेगा। तो ये विश्व शांति के लिए आवश्यक है। अमेरिका शुड नो इट्स प्लेस। चाइना भी दुस्साहस कर सकता है अगर अमेरिका इस प्रकार से क्यूबा पे और वेनेजुला पे और ईरान पे करेगा, कल वो भी जाके ताइवान पे अटैक कर सकता है, अपनी अपनी एक टेरिटरी बना के, जैसे रूस ने यूक्रेन में किया, अमेरिका ने वेनेजुला में किया, कल चाइना जाके ताइवान के अंदर कर देगा। तो इस प्रकार की दादागिरी रुकनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और रमजान के पवित्र महीने में जिस प्रकार से इजराइल ने अनप्रोवोक्ड वॉर छेड़ी है और एक प्रकार से जब ईद मनाने की बातें हो रही हैं, उस प्रकार से फुट ऑन ग्राउंड करने की बात कर रहे हैं। मानी बात है कि आज के तारीख में जो अमेरिका कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो भर्त्सना के पात्र हैं। जिस प्रकार से ईरान के अंदर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, हमारे देश की, हमारी जनता की, सरकार की हो ना हो, हमारी सहानुभूति उनके साथ है जो सताए गए हैं। हम उनकी निंदा करते हैं जो सता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं जो सता रहे हैं। इस बीच बहुत सारी खबरें, और जिन देशों से अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन देशों पे तो हमला करे। अभी आप श्रीलंका का नाम ले रहे थे स्वामी जी, इसलिए मैं एक बात और यहां बता दूं कि श्रीलंका ने तो बहुत बेहतर काम किया है, वो आप बता भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी ईरान ने आज धमका दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ईरान के विदेश मंत्रालय ने, उनके विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है, साफ साफ कहा है कि अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत देना हमले में शामिल होना माना जाएगा। और ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ये मत कीजिए। ये ब्रिटेन को साफ साफ ईरान ने कहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर से फोन पर बात करके ये सारी बातें कही हैं, और उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका को दी गई कोई भी मदद हालात को और बिगाड़ देगी। ये ब्रिटेन के लिए भी साफ साफ चेतावनी है कि आप इसमें मत कूदिए, ये ठीक नहीं होगा। ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों पर पक्षपात वाला रवैया अपनाने का आरोप भी ईरान ने लगाया है, ये भी कहा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल ने ईरान के जो साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया सबसे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर, उसके बाद से ये एक्सलेट करने का जो मामला था, एक्सलेशन जो था, वो दिखाई दे रहा है इस युद्ध में, इस जंग में। और इसीलिए यहां परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। और कल हम सब ने देखा कि कल रात को बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस जंग की शुरुआत के बाद। पहली बार, अभी तक तो वीडियो और बाकी मैसेजेस चल रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यह बताने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं। और दूसरी बात वहां बताने की कोशिश की कि हमारी बात हम में और अमेरिका में, यानी डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू दोनों के बीच किसी तरह के अनबन की खबर जो आ रही है वो ऐसी खबर नहीं है। और हमने अपने विवेक से ईरान के इस तेल फील्ड पर, ऑयल रिफाइनरी पे हमने हमला किया है। इन सब के मायने क्या निकाले जाएं, ये इस पे आएंगे। स्वामी जी आपके पास भी आऊंगा। प्रशांत जी, इन सब के, क्योंकि कल से लेकर आज तक इसमें और भी बातें जुड़ रही हैं, इसमें F-35 उसकी बात भी जुड़ेगी, उस पर भी हम आएंगे। और ये कैसे 2200 सैनिक अगर पहुंच जाते हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू, अमेरिका और फिर पर्ल हार्बर का जिक्र करना, वही जापानी प्रधानमंत्री के सामने, इन सबको कैसे देखा जाए? प्रशांत जी, पर्ल हार्बर से शुरुआत करते हैं राजीव जी। पर्ल हार्बर का मजाक के तौर पे जिक्र करना जी, और जापानी प्रधानमंत्री का खामोश रह जाना,
ये जो ट्रंप की टैरिफ दादागिरी है, ये पूरी दुनिया के नेताओं को क्या बना दिया है। कोई एप्स्टीन फाइल से डर रहा है, कोई टैरिफ से डर रहा है, और ट्रंप को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। और ये बिल्कुल याद दिला रहा है कि जो ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी है, ये 1930 के दशक का जो दुनिया थी उस तरफ ले जा रही है। और यूरोप जो बड़ी गलती कर चुका था, शायद उसको एहसास है अभी कि वो गलती उसको दोबारा दोहरानी नहीं है, लेकिन अभी बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही कॉशियस तरीके से, बहुत प्रिकॉशन लेके, बहुत शर्मा शर्मी में यूरोप अभी इससे दूर है। अभी उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा, लेकिन एक बड़ा रोल उसने ये प्ले किया यूरोप ने कि अपने सहयोग अमेरिका को नहीं दिया। ये 30 साल में पहली बार, 40 साल में हो रहा है कि बगैर यूरोप के एक लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। अब दूसरी बात, ये लड़ाई पहुंच कहाँ गई है? अब ये लड़ाई पहुंच गई है सीधे सीधे दुनिया के आर्थिक और एनर्जी संकट की तरफ। और जितना आप अगर देख रहे हैं कि हम लोगों ने गल्फ वॉर देखे हैं, ईरान इराक वॉर देखा है, कुवैत पे कब्जा देखा है इराक का, अमेरिका के अटैक देखे हैं, तमाम बातें गल्फ में हुई हैं जहाँ पे तेल के वो कुएं हैं जी। और हमको याद है कि उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कि जैसे इराक में घुसा तो पहला काम सद्दाम हुसैन ने किया था कि तेल के कुओं में आग लगा दी थी जी। अब तो वो धुएं जो है वो चलते रहते, आपको भी याद होगी तस्वीरें बिल्कुल टेलीविजन पे। अब उन सब संकट से बड़ा संकट है, आपको ये भी याद होगा किसी भी गल्फ वॉर के समय भारत में एलपीजी सिलेंडर की लाइनें नहीं लगी थी, नहीं, यहाँ पे संकट नहीं पैदा हुआ था। इस बार पूरी दुनिया में संकट है, केवल उन देशों को छोड़ के कि जिनको ईरान ने रास्ता दिया हुआ हरमोज से, या जिनका तेल हरमोज से होकर नहीं जाता है। लेकिन यूरोप की गैस प्राइसेस 30% से ऊपर चली गई, पूरी दुनिया के ऊपर दबाव है। आज मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में नोएडा से होकर गया हूँ, तो नोएडा में सड़क के बीच में एलपीजी का सिलेंडर लोग रख के और धरने दे रहे थे। तो ये सब बातें हो गई हैं। मेरे घर के पास में एलपीजी का एजेंसी है, वहां मैं देखता हूँ किस तरीके की लाइनें सुबह से लगी रहती हैं। ये पूरे देश में संकट एक नया पैदा हो गया है और ये पूरी दुनिया में संकट है, भारत में ज्यादा है। अब जरा इसको ईरान ने किया क्या है? अभी आपने कहा कि साउथ पार्स में जब हमला हुआ इजराइल का, जिसपे कि ट्रम्प नाराज भी हुए कि हमसे पूछ के नहीं हुआ जी। उसके बाद ईरान ने, जिसको दावा कर रहे हैं ट्रम्प और नेतन्याहू कि हमने नेस्त नाबूद कर दिया, ताबड़तोड़ हमले किए। उसने लफान की गैस रिफाइनरी को तबाह कर दिया। मैं कह रहा हूँ तबाह कर दिया, क्योंकि उनके सीईओ का बयान आया। उनके सीईओ कह रहे हैं कि कम से कम 5 साल लगेंगे इसको वापस फंक्शनल होने में। $26 बिलियन का नुकसान हुआ है और वो 17-18% वहां की जो गैस की सप्लाई है वो करता था। भारत की गैस भी वहीं से काफी मात्रा में आती थी, कतर से। तो लफान पे हमला हुआ। उसके बाद देखिए कि कल हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे इजराइल के अंदर घुस के हमला हुआ। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पे हमला किया ईरान ने। तो ईरान लगातार जो है वो अरामको पे हमला किया, हम लोग बता चुके हैं, परसों की बात है जी। तो ईरान लगातार ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहा है। और इन सब से क्या हो रहा है कि ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसके दाम ऊपर जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो क्रूड प्राइस है उसके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अगर, और बड़ा सीधा सा फॉर्मूला ये बता दूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दाम आप अगर देखते हैं $110, तो भारत को वो $140-145 का मिलता है तेल। अभी $158 अभी है भारत में, $158। तो जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहा जाता है कि इंडिया बास्केट जी। तो वो इंडिया बास्केट जो है
वो $150 के आसपास आ रहा है, और उसके पर भी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अभी 93 रुपए क्रॉस कर चुका है, 94 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट हमारा लगातार डाउन जा रहा है, मार्जिनल कभी कभी करेक्शन आता है जैसे आज हुआ, लेकिन 35 लाख करोड़ रुपए निकल चुका हमारे निवेशकों का भारत के स्टॉक एक्सचेंज से। ये दुनिया की पूरी इकोनॉमी पे ये संकट है। और एक नया वहां पे एक ट्रेंड, अभी आपने चर्चा भी की, ईरान तो पैसे ले रहा है टैंकर निकलवाने के, $1 मिलियन तक ले रहा है, खबरें हैं। उसने एक काम और किया है कि कुछ जो लॉयड सैटेलाइट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने की ट्रैक करती है शिप का मूवमेंट, उसने बताया कि कुछ इंडिया के कुछ शिप्स को ईरान के तटीय इलाकों तक ले जाया गया। तो अब वो जाहिर सी बात है कि उसको रास्ता देने के लिए किया गया होगा, लेकिन वो रास्ता देने में बड़ी होशियारी है। होशियारी ये है कि वो भारतीय जहाजों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि अब ईरान के तट के आसपास अगर भारतीय टैंकर होंगे तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। तो उसकी शेड्यूलिंग वो ऐसे करेगा कि वो इसका रूट ऐसा बनाए कि वो उसके तट के आसपास रहें। तो ये ईरान भी मतलब ये जो लड़ाई है वो तू डाल डाल में पात की उस पर चल रही है, लेकिन ईरान भी कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ग्राउंड फोर्सेस आती हैं तो ये वियतनाम हो जाएगा, फिर वो लंबा खींचेगा। अगर कुछ अमेरिकन परसेप्शन वॉर चल रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर, कि वो कह रहे हैं कि हम ईरान की ऑयल फील्ड पे कब्जा ही कर लेंगे, तो कब्जा जो है वो मिसाइल से नहीं हो सकता। कब्जे का मतलब है कि आपको ग्राउंड ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे, बूट्स उतारने पड़ेंगे, ग्राउंड फोर्सेस आनी पड़ेंगी। और ग्राउंड फोर्स आएगा तो आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान हमारे सामने, वियतनाम हो सकता है कि बहुत से लोगों को न याद हो, पुरानी बात है, लेकिन अफगानिस्तान हमारे सामने, फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो हमारे सामने। तो जैसे ग्राउंड फोर्स आएंगे वो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी और वो वियतनाम की तरफ बढ़ेगा। तो ये अभी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। और मुझे लगता है कि जैसे कुछ संकेत भी आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी ने नेतन्याहू के खिलाफ जो लीगल एक्शन चल रहा है जेनोसाइड का, साउथ अफ्रीका का मुकदमा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें जर्मनी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी, कि अब वो इजराइल का साथ नहीं देगा। तो इस तरीके के नए तरीके के प्रेशर पॉइंट बन रहे हैं दुनिया में। और मुझे लगता है कि अगर ये आर्थिक मोर्चे पर जो लड़ाई चली गई है वहीं से इस लड़ाई का हल निकलेगा। जी राजीव जी बिल्कुल। इस बीच जुड़ गए हैं जफर अब्बास रिजवी साहब फिर से हमारे साथ। रिजवी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आप उस समय अपनी बात रख रहे थे, आवाज़ कट गई थी, और इसमें युद्ध वाले जंग वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं और आवाज़ आएगी जाएगी वो तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन ज़रा ये बताइए कि ग्राउंड ज़ीरो पे यानी ईरान में इस वक्त चल क्या रहा है? ईद आज मनाई गई है ईरान में। वो आज दो तरह की ईद है कल ईरान में। एक तो जो ईरानी कैलेंडर है उसका पहला दिन है जी, पहला मंथ कल से स्टार्ट होगा, जिसको कहते हैं, और जी नौरोज जिसको कहते हैं। और वो दूसरी जो ईद उल फित्र की ईद है जो रमजान के बाद होती है। तो दोनों ईदें हैं, दोनों ईदों की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। लोग सड़कों पर हैं, लोग मार्केट्स में हैं, और जो जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए वैसे तैयारी है। लेकिन तैयारी के साथ साथ थोड़ा शोक का माहौल भी है, क्योंकि जो लोग इनके लीडर्स पिछले साल ईद में मौजूद थे वो इस बार मौजूद नहीं है। खुसूसन अगर हम बात करें कि यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की, तो वो इस बार मौजूद नहीं है। उनके ना होने की वजह से लोगों में शोक भी है, और जितना शोक है उसके साथ साथ जो है यहाँ की जनता ये मांग भी कर रही है कि उनकी शहादत का बदला लिया जाए। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आयतुल्लाह खामनेई थे ये नौरोज के दिन एक तकरीर करते थे मशहद में, और उस तकरीर के दिन ये इस साल का नाम डिक्लेयर करते थे कि ये साल कौन सा साल होगा, ठीक है। लेकिन इस बार वो मशहद में हैं, मशहद तो मौजूद है, मशहद में उनकी एक कुर्सी रख दी गई है जिस जगह पे वो आके तकरीर करते थे, लेकिन वो मौजूद नहीं है।
तो पब्लिक वो जो हालात हैं, जो माहौल है, वो जो देखती थी, वो इसके सामने इस बार नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा शोक में है और फिर अपने लीडर के इंतकाम की आवाजें यहाँ और बुलंद हो रही हैं। मैं कल यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर मैंने जो तशरीह जनाजे हुई आगा लारीजानी की, तो आगा लारीजानी की मैंने वहां पर मैं गया, मैंने शिरकत की, तो मैंने देखा कि पब्लिक में जरा सा भी अफसोस नहीं है। पब्लिक जितना इनके लीडर को मार रहे हैं उतने इनके अंदर आक्रोश आ रहा है, उतनी ये जागृत हो रही हैं। और ये पता नहीं, अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका को ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि जो लीडर को मारना, जो आप ये गेम कर रहे हैं, ये बहुत छोटा मोटा गेम है, ये आप मत करें। क्योंकि आप देखें, आपने इसके पहले जो जंग हुई जून में जंग हुई, आपने आके क्रीम लीडर्स को इनके मारने की कोशिश किया, उसके बाद जो मिलिट्री के कमांडर्स थे उनको आपने मार दिया। तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि इसके बाद जंग रुक जाएगी या ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया और वो जंग 12 दिन तक चली। और जंग में फिर सीज फायर की तरफ कौन गया? पहले इसराइल गया। इसराइल ने कहा कि जो है वो क्यों, क्योंकि जंग में ये जीत रहा था ईरान। उसके बाद आप देखें कि फिर उसके बाद 12 दिन के बाद जो है वो सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद अब दोबारा जंग हुई, तो दोबारा जंग में भी उन्होंने आके इनके कमांडर्स को मारा। लेकिन क्या आप ये बताइए कि आयतुल्ला खामनाई के शहादत के बाद जो हमले पहले हुए थे, जब आयतुल्ला खामनाई जिंदा थे 12 दिन की जंग में, क्या इस बार जो हमले हुए उसमें कोई कमी नहीं आई है? उससे ज्यादा है वो हमले हो रहे हैं, उससे बढ़कर जो है इन्होंने, और वो जो एडवांस मिसाइलें थी जो पिछली बार नहीं निकाली थी 12 दिन की जंगों में, उससे एडवांस्ड मिसाइलें इन्होंने निकाली हैं। और आप देखें कि अली लारीजानी साहब की शहादत हुई, अली लारीजानी साहब की शहादत के बाद इन्होंने उससे बड़ा जो है वो हमला किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये, अगर ये सोचें कि लीडर्स को मारने के बाद जो है वो हम जो है वो ईरान को कमजोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना लीडर्स को मारा जा रहा है उतना ईरानी कौम जागृत हो रही है, और यहाँ पर जो मुतालिबे हैं वो बढ़ रहे हैं कि ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। तब तक नहीं रुकेगी ये जंग जब तक हमारे ऊपर दोबारा हमले के चांस ना हो। हमले के चांस कैसे होंगे? जब तक के ये मिडिल ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जब तक के अमेरिका के जो बेसेस है वो मौजूद रहेंगे, तब तक ये आशंका रहेगी कि यहाँ कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। क्या करेंगे? ये आएंगे जब ये, अभी देखिए आप कि इस वक्त जो है वो भारी पड़ रहा है ईरान, और जो है वो अमेरिका जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसमें ये अमेरिका और इसराइल जो है इस वक्त जो है वो पाइन है, यानी नीचे की तरफ है, और ये ईरान भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। तो जब ये कमजोर पड़ रहे हैं और ये भारी पड़ रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे? ये आके सीज फायर के का नारा बुलंद करेंगे कि अब सीज फायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर थोड़े दिन के बाद आएंगे और अपनी ताकत जमा करेंगे और फिर ईरान पे मारेंगे। तो ईरानी अवाम ये कह रही, भाई ये जो रोज रोज का गेम है ये नहीं होना चाहिए। अब जंग चलेगी और तब तक चलेगी कि जब तक कि हम एकदम सिक्योर ना हो जाएं कि अब हम पर हमला नहीं होगा, और हम पर हमला तब तक जो है उसकी आशंका बनी रहेगी कि जब तक कि मिडिल ईस्ट से ये इनके बेसेस हट नहीं जाते। जी, ये बताइए कि ये जो 12 मुल्कों की, इस्लामिक मुल्कों की जो मीटिंग हुई कल रियाद में, जिसमें खाड़ी के देश भी हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान, मिस्र, ये सारे देश हैं, इसके बाद क्योंकि इन्होंने यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है उसका हवाला दिया, ये विजुअल हम लोग स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, सारे विदेश मंत्री हैं ये सब 12 मुल्कों के, और इन लोगों ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि आप हमारे ऊपर जिस ढंग से कर रहे हैं इससे हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इसकी कोई रिएक्शन इसका ईरान की तरफ से है क्या? क्योंकि एक तरफ से ईरान ने आज धमका दिया है ब्रिटेन को भी, अभी हम बता भी रहे थे, ब्रिटेन को धमकाया है कि आप अपनी ज़मीन, अगर ज़मीन का इस्तेमाल आप करने के लिए दे रहे हैं तो इसको भी हमारे ऊपर हमला ही माना जाएगा, भले वो वहाँ से अमेरिका आपकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा हो। तो वैसी स्थिति में, वैसे हालात में ये, क्योंकि इस्लामिक मुल्कों के साथ ईरान अपने आप को काफ़ी सेफ समझता रहा है, दोस्ती प्रगाढ़, दोस्ती बहुत गहरी रही है, ये हम लोग मानते रहे हैं, देखते आए हैं। वैसे में इन लोगों का ये बयान कितना मायने रखता है ईरान के लिए, और ईरान से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या रिएक्शन है इस पे, इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हमला ईरान ने किया है इन मुल्कों के ऊपर, तो इन मुल्कों के ऊपर आया ये हमला किया है या इन मुल्कों के अंदर जो अमेरिकन बेस है उनके ऊपर हमला किया है? तो अमेरिकन बेसिस पे आपको, या जो वहां के
आप देखें कि किसी भी सिविलियन पर या कहीं ऐसी जगह पर हमला नहीं किया जो उस मुल्क से ताल्लुक रखती हो। अब आप यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि जो आपने अभी कहा कि यूके के बारे में जो ईरान ने कहा है, वही सेम चीज जो है आप देखें कि इन मुल्कों के बारे में भी यही बात कही है। भाई क्या कहा है? कहा है कि आपकी जो जमीन है वो इस्तेमाल की जा रही है, आपकी हवा इस्तेमाल की जा रही है, आपका आसमान इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। तो अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। अब आप ये देखिए, और उसके बाद भी यहाँ पे जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं या यहाँ पे जो यहाँ के जो हमारे वो हैं जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई मैं जो हमला कर रहा हूँ ये हमला इन मुल्कों पर नहीं है, मैं भाईचारा चाहता हूँ इन मुल्कों के साथ, मैं इन मुल्कों के साथ जैसे मेरे पुराने राब्ते थे वैसे ही राब्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ जो है ये लड़ाई जो है ये इस पे है, मैं जो मेरा हमला है वो इस वजह से है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इनके बेसिस हैं वो हटें। अब आप ये बताइए, देखिए इस मसले को आप देखिए, ये जो ईरान पर हमला हो रहा है ये इन्हीं के मुमालिक से हो रहा है, ठीक। अब जब ये हमला कर रहे हैं तो इन हमलों में या तो ये तमाम लोगों के रजामंदी से ये हमला हो रहा है या रजामंदी से नहीं हो रहा है, ठीक। अगर ये रजामंदी से हमला हो रहा है तब तो ईरान का रिटेलिएशन करना सही है, बिल्कुल सही है, ठीक ठीक। अगर आप उसमें शामिल हैं कि अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ आप शामिल हैं और आपकी रजामंदी से हमला हो रहा है तो जो ईरान कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक। और अगर ये आपकी रजामंदी से नहीं हो रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि आप रजामंद ना हो और वो हमला करे? तो इसका मतलब आपका बस नहीं चल रहा है, आप मजबूर हैं। तो अगर आप मजबूर हैं और आप अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते तो ये जो ईरान कर रहा है कि इनके बेसिस को उड़ा रहा है, इनके बेसिस को तबाह कर रहा है, तो आपको तो गुलामी की जंजीर से बाहर निकाल रहा है। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप जिस गुलामी की जंजीर से बाहर नहीं आ सकते वो गुलामी की जंजीर से ईरान आपको आजाद करा देगा। तो ये जो ईरान का हमला है ये सिर्फ जो है अमेरिकन बेसिस पे है। और अगर अभी आप ईरान के जो हमला है वो है उस पर तो आप लोग एक हो गए, लेकिन आप सब लोग एक उस वक्त क्यों नहीं हुए कि जब इसराइल गजा में बच्चों को मार रहा था, हॉस्पिटल्स में मार रहा था, सिविलियंस को मार रहा था, तब आप सब लोग कहां थे? तब आप सब लोग एक इस तरह की मीटिंग आपने क्यों नहीं किया? और आपने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए क्यों नहीं कहा? आप ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान पे जो है वो हमला करेंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो क्या आपने इस तरह की कोई मीटिंग बुलाकर उस वक्त कहा था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे, इसराइल इस हमले को रोके? तो ईरान का स्टैंड क्लियर है, ईरान अपने जो मुसलमान मुमालिक हैं उनसे वो भाईचारा रखना चाहता है और भाईचारा रखेगा, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है कि जो भी उसकी जमीन से फायदा उठाएगा और हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका परस्ती है, अमेरिका के सामने झुके हुए ये सारे देश नजर आते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो, क्योंकि अमेरिका जिसके साथ है उसके साथ हम हैं और ये पिक्चर अभी क्लियर है, ये कहा जाए। जी ये पिक्चर क्लियर है। ये अगर देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये कि भाई ये लोग अभी तक आपने देखा कि ईरान पर जो हमला हुआ इन लोगों ने कोई मजम्मत नहीं की। आपने मजम्मत क्यों नहीं की? या तो फिर आप साथ में या तो फिर आप डरते हैं, और अगर आप डरते हैं तो फिर आप जो वो आपके मुल्क में आके कर रहा है वो करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तो ईरान के साथ आपको आ जाना चाहिए इस वक्त कि भाई मैं ईरान के साथ हूं और मैं अपनी फौज को ईरान के साथ भेज रहा हूं और मैं वेस्ट के का मुकाबला करूंगा और इस आजादी को हासिल करूंगा। आपको तो ये कहना चाहिए। जी थोड़ा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास एक बार आते हैं जल्दी से, और रिजवी साहब थोड़ा सा आप बने रहिए। स्वामी जी जरा समझो जो आप सुन रहे हैं, सुनील शुक्ला जी आपके पास भी आता हूं जल्दी से, आप सुन रहे हैं रिजवी साहब को और जो बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां इस चीज को क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सा देश आज की तारीख में किसके साथ है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, हम लोग देख लेते हैं मित्र राष्ट्र कौन थे, अलग अलग दो कैटेगरी आ जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी दो कैटेगरी आ जाती है। इस समय भारत को, अगर भारत के बारे में कहा जाए, इन देशों को हम लोग तो देख रहे हैं जो हैं जिनकी धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान किसके साथ दिखाई देता है? देखिए ये तो राजीव जी आपको पता है कि भारत किसके साथ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से उनके साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ईरान ने जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, देखिए किसी भी गेम के अंदर, किसी भी युद्ध के अंदर
हार्ड स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स का जिस प्रकार से बेहतरीन उपयोग किया है और उसने जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ल्ड को, अरब कंट्रीज को यह मैसेज दिया है कि, और बिल्कुल जो जफर साहब ने कहा वो इतनी ज्यादा एक बिल्कुल कहते हैं कि मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर की तरह वो बोल रहे थे कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको स्वतंत्रता दिला रहे हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं और आपकी तरफ से मिसाइल्स हमारे पास आएंगे तो हम पलटवार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो बहुत अच्छा उपयोग किया ईरान ने, जो अमेरिका ने नहीं किया। देखिए, अमेरिका को देख के लग रहा है जैसे एक जिद्दी बालक है जो हट छान के बैठा हुआ है कि पूरे विश्व के तेल के भंडारों पे मैं कब्जा कर लूंगा और उसके बाद जिस रेट पे चाहूंगा मैं बेचूंगा। आपने जो स्टेट और हरमोस में बिल्कुल कहा कि चाइना को हम वे दे देंगे, हम बांग्लादेश को वे दे देंगे, हम भारतवर्ष के भी 2-3 हमने जो उनके तेल वाहक जहाज थे उनको छोड़ दिया क्योंकि भारत की जनता हमारे साथ है। और यह बिल्कुल सही बात है कि आज के तारीख में अगर आप सर्वे करा लें तो भारत के 80% लोग ईरान के साथ इसलिए हैं, ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन यह बात राजीव जी आपको भी पता है, सबको पता है, रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया और जिस तरह से अमेरिका के कहने पे हमने रूस से तेल की आवक को कम कर दिया और रिलायंस इंडस्ट्री ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो देखिए हम इस बात को मानने से साफ इनकार करते हैं। और देखिए, अगर दादागिरी को आपने नहीं रोका, आज ईरान झेल रहा है, कल वेनेजुला ने झेला था, परसों क्यूबा झेलेगा, किसी न किसी दिन भारतवर्ष भी झेलेगा। लेकिन भारतवर्ष के नेताओं की शायद कुछ मजबूरियां हैं, वरना ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मजबूरियां हैं वरना कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। लेकिन दोबारा रिजवी साहब आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। रिजवी साहब, यहां ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल के ऊपर, हाइफा के ऊपर, और हाइफा पोर्ट पे हमला हुआ, हाइफा तेल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ, आरामको के ऊपर इधर रियाद में हमला हुआ, सऊदी अरब में, कतर में हमला हुआ, 17 कतर का पूरा वो आ गया है, रिपोर्ट वहाँ से आ गई है कि 17% हमारा जो तेल LNG प्रोडक्शन में यहाँ पर हानि मतलब घाटा हुआ है और इसको रिपेयर करने में 5 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा, कतर का कहना है। कुवैत के 2 अलग अलग पोर्ट पे तेल रिफाइनिंग ऑयल पे हमला हुआ है, उधर बहरीन है, फिर UAE है, उधर इराक में बगदाद है, बाकी सब जगहों पे भी ईरान हमला कर रहा है। इतनी ताकत के साथ हमला कर रहा है, सड़कों पे लोग हैं ये भी दिखाई दे रहा है। अभी आज IRGC के एक मुख्य प्रवक्ता जो स्पोक्स पर्सन थे उनके मौत की खबर भी आ गई, उसकी पुष्टि भी कर दी ईरान ने। इन सबको, और अब आप बता ही रहे हैं कि ईरान, मैं ये सवाल कल भी पूछ रहा था आपके ही एक साथी से कि जब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के लोगों को मारा जा रहा है, इसके बाद भी ईरान रिटेलिएट कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, इसके पीछे की ताकत क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? ज़रा अगर आपको पता हो तो ज़रा बताइए कि ये किस स्ट्रक्चर के ज़रिए ये सब कुछ चल रहा है। और इसमें अगर अमेरिका अपने 2200 सैनिकों को उतार देता है, हालांकि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का कहना है कि अगर वो उतार देगा तो ये जंग वियतनाम जंग बन जाएगी, क्या आपको भी लगता है? एक स्ट्रक्चर बताइए, और अगर सैनिक उतरते हैं तब क्या हालात होंगे ये बताइए। जी, अगर देखिए सैनिक उतरते हैं ये तो बहुत ही बाद में होगा, क्योंकि अभी जब मिसाइलों से हमला हो रहा है जहां वो छुप सकते हैं तब तो वो सामने आ नहीं पा रहे हैं। तो वो तो खैर अगर उनके अंदर दम होगा और उनके अंदर शुजाअत होगी तब तो शायद वो सामने आ सके। ठीक है, तो ये तो देखा जाएगा कि उनके अंदर कितनी ताकत है और कितनी शुजाअत है कि सामने आके लड़े। क्योंकि आप खुद अभी जो जंग चल रही है आप देखें, ईरान के अंदर यहाँ के लीडर्स एकदम बाहर चल रहे हैं। ठीक, आपने देखा रैली के अंदर वो बाहर चल रहे थे जी। ठीक है, ईरान के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर बंकर्स बनाए गए। यहाँ पर लोग एक्चुअली ये जो है वो एक सिस्टम और एक फिक्र से आशना है। वो फिक्र इनको ये कहती है कि मैदान में रहो, मैदान में आके जंग करो, मर्दों की तरह रहो, छुप कर ना वार करो और ना छुप कर रहो, मैदान में रहो और लड़ो और डटो, और शहादत की मौत, शुजाआना मौत जो है तुम मर जाओ और तुम्हें शहादत मिलेगी। ठीक,
और आप ये गौर करें, अगर आप रिजवी साहब वहां पे जाएं इसराइल माफी में, चाहूंगा, जी। एक बात सिर्फ जोड़ना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं इसमें। आज की जी, तारीख जी। में सामने वाला तो बंकर में रह रहा है, सामने वाला छुप जी, के जी, वार जी। कर रहा है। जब आपके लीडर्स जो हैं वो सो रहे होते हैं तब वो हमला करता है। सामने वाला भी, आपने कहा मिनाब में स्कूल, वो बच्चियों के स्कूल पे हमला करता है, वो आपके अस्पताल पे हमला करता है। सामने वाला तो जंग की या कहें तो एथिक्स की कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और उसके सामने आप सीना खोल के रहेंगे तो सामने वाला गोली तो मारेगा ना। जी, देखिए, जो आप जंग के अंदर कुछ उसूल होते हैं और आप देख रहे हैं कि ये उसूल दूसरी तरफ से तमाम उसूल को खत्म किया जा रहा है, तमाम उसूलों को किनारे रखा जा रहा है, और जो भी कर रहे हैं वो सिविलियंस के साथ कर रहे हैं, बच्चों के स्कूलों पर हमला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मानवता या धर्म या अधर्म की अगर कोई लड़ाई है, सत्य की या असत्य की लड़ाई है, तो आप देख सकते हैं कि इस सत्य के उसूलों पर कौन चल रहा है और असत्य के उसूलों पर कौन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देखिए कि अगर ये आप बात आइए कि अगर अभी ये बात आ जाए कि इसराइल में 4 लीडर शहीद हो, 4 लीडर मार दिए गए, ठीक, इसराइल में क्या हालत होगी? इसराइल में हालत ये होगी कि इसराइल में ये जो जैसे ही ये खबर इसराइल सरेंडर कर देगा, सन्नाटा आ जाएगा, और वो लोग इसराइल सरेंडर कर देगा, रिजवी साहब सरेंडर कर देंगे। तो कर देगा। इसलिए आप देखिए, इसीलिए वहां पर सेंसर हो रहा है। यहां पर आप देखिए, यहां पर जैसे ही कोई शहीद होता है दूसरे दिन शहादत की खबर आ जाती है, और शहादत की खबर के बाद लोग जो हैं उसी तरह से जोश में आते हैं, जितनी शहादतें होती हैं लोग जोश में आ जाते हैं। और आप वहां देख लीजिए कि वहां मामला बरक्स है और बंकर में। आपने जो अभी ये वाली बात कही कि अगर यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो मर जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो ईरान का जब इनकलाब आया था, तो इनकलाब के बाद बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर शहीद कर दिए गए। और अभी जो आप आगा लारीजानी साहब की बात कर रहे हैं, या आप अगर अभी देखें कि यहाँ पे कासिम सुलेमानी साहब एक बहुत बड़े कमांडर थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, ये सब लोग उसी जमाने में परवरिश पाए, उसी जमाने में इनकी परवरिश की गई। आगा लारीजानी उस वक्त 26 साल की उम्र इनकी होगी। आज आप देखिए कि आगा लारीजानी दुनिया में सबसे ज्यादा शनाख्ता शुदा थे, सबसे ज्यादा मारूफ थे, फेमस शख्सियत थे ईरान की। ठीक, आप जो है अगर आप आके बात करें यहाँ पर कि जो लोग हैं, यहाँ पर एक लीडर जाता है, दूसरा लीडर आके जगह उसकी ले लेता है। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि वो शख्सियत बेस्ड नहीं है, यानी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं है। यहाँ का सिस्टम है कि एक जाएगा, आकर उसकी कोई दूसरी जगह ले लेगा, और जो दूसरी जगह आकर लेगा वो उससे बेहतर चलाएगा निजाम, वो उससे बेहतर सिस्टम को चलाएगा। आगा आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई। आयतुल्लाह खामनाई के बाद आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आकर लीडरशिप को संभालते हैं। आप देखिए उससे बेहतर लीडरशिप चल रही कि नहीं चल रही। ठीक, तो यहाँ का सिस्टम ये है कि जो कुर्बानी होगी, कुर्बानी के बाद जो दूसरे लोग आएंगे वो उसी सिस्टम को आगे लेके चले जाएंगे, और अगर जो भी मौत होगी वो उनकी शहादत की मौत होगी, और जंग के मैदान में होगी छुप के, ये मौत को गले लगाने वाले नहीं है। जी जी, रिजवी साहब, अब उधर अमेरिका के राष्ट्रपति सो के जग गए हैं, और जब भी सो के जगते हैं तो वो कुछ मैसेज लिख देते हैं अपने ट्रूथ सोशल पे। देखिए, नया मैसेज आया है और ये नाटो के लिए लिख रहे हैं कि अमेरिका के बिना नाटो एक कागजी शेर है। अमेरिका के बिना नाटो कंट्रीज जो हैं वो एक कागजी शेर हैं। वो परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है और उनके लिए खतरा बहुत कम है, तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करते हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं चाहते। यहां कह रहे हैं उसके बाद जो एक साधारण सैन्य कार्रवाई है और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण है, उनके लिए ये करना कितना आसान है और इसमें जोखिम भी बहुत कम है। कायर, हम इन्हें याद रखेंगे। कायर और हम इन्हें याद रखेंगे। कायरों, हम तुम्हें याद रखेंगे। नाटो देशों पर भड़के हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। कायर कह रहे हैं नाटो कंट्रीज को। अमेरिका के राष्ट्रपति सो के जग गए और उन्होंने लिख दिया। रोज लिखते हैं, और इसी समय जब हम लोग न्यूज पॉइंट करते हैं इस कार्यक्रम में उनका ये एक बयान आ जाता है रिजवी साहब, और उस बयान पे हमको चर्चा करना तो जरूरी है कि चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने नाटो देशों को कायर कहा है। आपकी टिप्पणी
टिप्पणी इस पे चाहूंगा, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास भी आता हूं। आखिर क्यों इतना गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप साहब? डोनाल्ड ट्रंप एक तो ये कहते हैं कि भाई ईरान की जो फौज है वो खत्म हो गई, ईरान की जो नेवी की ताकत थी वो हमने खत्म कर दी, हवाई ताकत थी वो खत्म कर दी। कभी ये सो के उठते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं, जैसा कि आपने कहा कि सो के उठने के बाद ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो भाई अगर आप ताकतवर हो और आप कह भी रहे हो कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, तो भाई आप नेटो से मदद क्यों मांग रहे हो? और आप देखिए कि अमेरिका जो इस जंग में आया और जंग में आने के बाद अमेरिका की हालत ये हो गई कि अमेरिका मदद मांग रहा है लेकिन लोग उसको मदद नहीं दे रहे हैं। आप गौर करें कि यहां पर हो क्या रहा है कि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज से कह रहा है भाई मेरी मदद करो। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अब इतनी दम आ गई है कि वो कह रहे हैं भाई, अमेरिका कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यही जो 12 लोगों की, जो 12 देशों का आपने नाम लिया जो अरब कंट्रीज हैं, इनको भी उकसाया जा रहा है कि भाई तुम ईरान पर हमला करो। उधर से कुर्दों को उकसाया जा रहा है। तो और इधर ईरान अगर आप देखेंगे तो ईरान अभी तक ईरान ने किसी से भी मदद नहीं मांगी है कि तुम आओ और इस जंग में मेरी मदद करो। तो भाई ये जब ये डूब रहे हैं, ये हार रहे हैं, तो अब नेटो से मदद मांग रहे हैं, नेटो मदद नहीं मांग देगा इनको, तो ये पागल तो होंगे, क्योंकि इनको भी अब जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आता है। एक्चुअली इन्होंने क्या सोचा था? इन्होंने सोचा था कि भाई हम हमला करेंगे, सुप्रीम लीडर को मारेंगे, रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करने के बाद 2-3 दिन में ईरान के ऊपर पूरे हम काबिज हो जाएंगे। और इन्होंने शॉर्ट टर्म का प्लान किया था। लेकिन आप देखिए कि जो जंग लॉन्ग टर्म में जा रही है, और तो ट्रंप साहब के पास कुछ भी प्लान नहीं है आगे का कि इस जंग को कैसे आगे बढ़ाना है या इस जंग से कैसे पीछे हटना है। ट्रंप साहब एकदम बरगलाए हुए हैं और ट्रंप साहब मदद सबसे मांग रहे हैं, लेकिन कोई इस वक्त हालत ये हो गई कि आप कभी सोच सकते थे कि अमेरिका किसी से ये कहे कि भाई तुम ये काम करो, लोग मना कर दें? आप देख लीजिए कि ईरान ने अमेरिका की क्या हालत की। जी, अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं आपके ईरान में, ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान आया है और उनके बयान को मैं देख रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा बिल्कुल हुबहू वही कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। यहां अब्बास अरागची साहब कह रहे हैं कि हम सिद्धांतों के पक्के पुरुष और महिलाएं हैं, हम सिद्धांतवादी हैं, हम ईरानी सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले हैं। ईरानी बातचीत के दौरान दुश्मनों पर छुपकर हमला नहीं करते। देखिए, ईरानी बातचीत के दौरान छुपकर, दुश्मनों पर छुपकर हमला नहीं करते। हम तभी करारा जवाब देते हैं जब हम पर हमला होता है। हमारे पास इजराइल की बुनियादी ढांचे पर हमले की योजनाओं की खुफिया जानकारी है। एक बार फिर अगर हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला होता है तो हम जरा भी संयम नहीं बरतेंगे। बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान तीनों जिससे प्रभावित होते हैं रिजवी साहब। और ये इसके कहने का क्या मतलब है? कल हाइफा पे, उसके अलावा इधर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पे, और अभी उसके बाद भी, ये अभी का बयान है इनका, और छिप के बाहर नहीं करते, हम सीधा हमला करते हैं, और तब करते हैं जब हमारे ऊपर आप हमला करते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले वाली बात, क्या ईरान ने भी अपनी उस स्ट्रेटेजी को बना लिया है? आप हम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। देखिए, ईरान का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हम कभी खुद से पहल किसी चीज में नहीं करेंगे। आप देखिए कि ये जंग भी जो शुरू हुई है तो वो अमेरिका ने जंग शुरू की, और अमेरिका ने इनको मजबूर किया कि ये आकर रिटेलिएट करे, वरना ईरान हमला करने वाला नहीं था। ईरान तो आकर आपसे बातचीत कर रहा है, और आप बातचीत के दरमियान, और एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है कि बातचीत के दरमियान में आके आपने पीछे से चाकू भोंका है, पीछे से आके आपने वार किया है, और ये कायराना वार है जो आपने किया। और ईरान ये है कि अब अगर आप देखिए, आप जो पेट्रोल के जो बेसिस पे हमला किया गया है, वो आप देखिए कि ईरान ने पहले मना किया था कि अगर आप ऐसी जगह पे हमला करोगे तो मैं रिटेलिएट करूंगा और मैं फिर दोबारा हमला करूंगा। और ईरान नहीं चाहता है कि खित्ते के अंदर जो इंसानियत है या जो मानवता के जो अक़दार हैं वो पामाल हों, या मानवता के जो भी तकाजे हैं वो पूरे ना हो पाए, यानी लाइट चली जाए, खाने पीने का ना हो। ईरान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन अगर ईरान को मजबूर किया जाएगा तो शायद ईरान ऐसा कुछ करे ताकि ये लोग रुके। अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ ईरान हो सकता है स्थिति आ जाए कि ना खाने का कुछ हो, ये मजबूर है कि अगर ऐसा ही करते हैं तो फिर इसराइल और अमेरिका रुकने वाले नहीं। अब तक देखा गया है उन्होंने जंग के को वो माना नहीं है, और हमेशा
उसूलों के खिलाफ इन्होंने आगे जंग की। जी, आपका वीडियो भी डाउन हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो बात यहाँ बता रहे थे रिजवी साहब, वीडियो काफी डाउन दिख रहा है। रिजवी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपके पास? मेरी आ रही है। लास्ट में आप क्या कह रहे थे, प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आवाज बिल्कुल आपकी नहीं आ रही थी। जी, मैं ये कह रहा था कि ईरान ये नहीं चाहता है कि मानवता के जो अक़दार हैं या मानवता के जो सिद्धांत हैं वो किसी भी तरीके से पामाल हो, किसी भी तरीके से उनको मिटाया जाए। जैसा कि खाना, रोटी, कपड़ा, ये तमाम चीजें जो इंसानियत के लिए जरूरी हैं, वो तमाम चीजें चलती रहें। लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है और ईरानी अवाम इन चीजों का सामना करती है, तो इनको मजबूरन कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि वो आकर रुके, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर ईरान इनको जवाब नहीं देता है तो ये रुकने वाले नहीं है। आप कल देख लीजिए, कल जब तक कि इन्होंने हमला किया, इन्होंने कहा कि इसराइल ने हमला किया है और कतर की तरफ से हमला नहीं है, ना हमने किया ना कतर किया, हमें तो मालूम भी नहीं है, ये तो इसराइल ने हमला किया। ये बयान तब आता है कि जब ईरान जो है वो हमला करता है वापस। जब पहले हमला ईरान के ऊपर होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इसी तरीके से आप ये देख लीजिए कि अगर ईरान रुक जाता है और ईरान ऐसा कुछ इनके साथ नहीं करता तो ये उससे ज्यादा आएंगे और यहाँ जो पब्लिक है और यहाँ जो मानवता के अक़दार है उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करेंगे। तो ईरान को मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जवाबी कार्रवाई में। जी, मतलब हौसले इरादे बुलंद हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है ईरान का। और यहाँ पर इस जंग को हम खत्म होते हुए, सीज फायर की तरफ जाते हुए नहीं देखते हैं अभी आने वाले समय में, ये माना जाए रिजवी साहब? जी, जब तक कि जो ईरान है इसको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि अब मेरे ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। और ये तब तक नहीं होगा कि जब तक ये ईरान के आसपास यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इनके बेसिस मौजूद हैं, तब तक ये अंदेशा हमेशा रहेगा कि ये अभी सीज फायर करेंगे और दोबारा आकर ताकत के साथ हमला करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास रिजवी साहब, इस चर्चा में जोड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बेबाक टिप्पणी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आना चाहता हूं अब सीधे सुनील शुक्ला जी, माफी चाहूंगा लंबा वक्त आपको इंतजार करना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सुन भी रहे थे, हम लोग कर रहे थे, और ईरान से ग्राउंड जीरो वो सुनना भी जरूरी रहता है। जरा आपसे दो महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछना चाहता हूं। एक, ये नाटो कंट्रीज को बताना, धमकाना कि कायरों, तुम्हें तो सीधे शब्दों में कहूं तुम लोगों को देख लूंगा, कायर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब नाटो कंट्रीज को। और दूसरी बात यहां पे कि ईरान यहां से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बात इसमें जोड़ूं जो बहुत चौंकाने वाली खबर है कि 2200 सैनिकों को, मरीन सैनिकों को लेकर, यानी पानी से लड़ाई लड़ने की जो तैयारी अमेरिका ने, ये मरीन हैं, ये वहां जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, आर्मी नहीं है। तो ये आपसे समझना चाहता हूं कि इससे कितना असर पड़ने जा रहा है आने वाले समय में मिडिल ईस्ट पे ही नहीं बल्कि दुनिया पे, और ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यहां पर अमेरिका की। सुनील शुक्ला जी। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर कहा है तो क्या गलत कहा है? जो देश इजराइल और यूएस की आलोचना तक करने के लिए तैयार नहीं है, न तो आप इस युद्ध की आलोचना कर रहे हैं और न युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो आप क्या हैं? या तो आपका जो स्थायी, जिसके हाथों में आपकी सुरक्षा है अमेरिका के साथ, उसके साथ खड़े हो जाइए, और या तो आप मानवता के साथ खड़े हो जाइए, उसके साथ खड़े हो जाइए जो पीड़ित है, उन लोगों के खिलाफ खड़े होइए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, मानवता का उल्लंघन किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है और हमला कर रहे हैं। क्या एक भी शब्द ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, नीदरलैंड से, किसी भी एक देश से आपने इजराइल और अमेरिका के युद्ध के शुरू किए जाने की आलोचना आपने सुनी? ये बार बार कह रहे हैं कि शांति बहाली होनी चाहिए। शांति को तोड़ा किसने है? इस युद्ध को शुरू किसने किया? क्या सभी सदाशयता, सभी तरह की शालीनता आप ईरान से उम्मीद कर रहे हैं? जिन लोगों ने इस दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया, उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार हैं आप? एक भी शब्द इन्होंने आज तक ट्रंप की आलोचना की? क्या आप करेंगे हम इसमें शामिल नहीं होंगे?
फिर कल उन्होंने क्या बयान दिया इन देशों ने, इस वक्त जापान में शामिल हो गया कि जो तेल का प्रवाह है, जो आपूर्ति है नेचुरल गैस की, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पूरी दुनिया में तो आपने तो ईरान का या खाड़ी के देशों का पूरे जनजीवन आपने प्रभावित कर दिया, और आप इस युद्ध के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो कायर अगर कहा है ट्रंप ने, तो मैं तो नहीं समझता कोई गलत बात कही है। आप न तो उनके साथ युद्ध में शामिल हो रहे हैं और न इस युद्ध के खिलाफ भी जा रहे हैं। सवाल तो आप किस श्रेणी में रखा जाएगा आपको? क्यों नहीं कहा ट्रंप के हिसाब से भी आप कायर हैं, और मेरी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से भी कायर हैं। आपको खुल करके किसी एक पक्ष में जाना चाहिए। यह भी नहीं है कि अगर आप ईरान के साथ नहीं हैं तो आप इनके खिलाफ हैं। ये नियम से नहीं चल सकता। आपको साफ साफ करना पड़ेगा कि यह युद्ध बिल्कुल गैर वाजिब है। जो स्टैंड लिया है रूस ने और चीन ने, इस युद्ध से अमेरिका का क्या नुकसान है? अमेरिका अपना तेल बेच रहा है, अमेरिका अपना हथियार बेच रहा है। अभी उसने समझौता किया $2 करोड़ से अधिक अपने हथियारों का सौदा जॉर्डन के साथ और यूएई के साथ और कुवैत के साथ, $2 करोड़ का। जी क्या नुकसान हो गया उसका? वो अपना तेल बकाया दुनिया में बेच रहा है, बढ़ी हुई कीमतों में बेच रहा है। ईरान का क्या गया? ईरान के 10-5 हम लोग गिनती गिरा देते हैं कि 2 फाइटर यहां गिर गए, 3 फाइटर वहां गिर गए, एक लैंडिंग हो गई, एक ये हो गया, एक वो हो गया। बाकी एक उनका सैनिक नहीं मारा गया, या 5-6 लोगों की गिनती हम बता देते हैं। और नुकसान उनका क्या है? इजराइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। एक भी बड़ा कोई नेता नहीं मारा गया इजराइल में। सवाल इस बात का है कि और कितना नुकसान उठा लिया खाड़ी के देशों ने। खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के समर्थक देश है, जिसमें कतर का नाम ले सकते हैं, कुवैत का नाम ले लीजिए, यूएई का नाम ले लीजिए, सऊदी अरब का नाम ले लीजिए, जिन्होंने अपनी जगह दी हुई है अमेरिका को अपने बेस बनाने के लिए। इनका उत्पादन ठप है, इनका नेचुरल गैस की आपूर्ति ठप है, ये बाहर कुछ भेज नहीं पा रहे हैं। इन देशों की तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और ये पहले से समर्पित है अमेरिका के लिए। पूरा का पूरा खाड़ी देश डिस्टर्ब है। कोई ऐसा नहीं कि ये लड़ाई ईरान की हो रही तो ईरान के लोग डिस्टर्ब है। ईरान जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर, पड़ोसी देशों से हमला हुआ, तो ईरान ने अन्य देशों के ऊपर हमला किया, बता के किया। और जब उसने किया तो आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं ईरान को। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ईरान ने जो किया वो गलत किया। ईरान क्या करता? अगर यह देश अपने जमीन का उपयोग अमेरिका को करने की अनुमति दे रहे हैं और वहां से हवाई हमले हो रहे हैं, तो फिर कहां हमला करेगा वो? ईरान किसके पास जाएगा? समुद्र में मिसाइल गिराएगा अपना, पानी में फेंकेगा? भाई जहां से मिसाइल्स आ रही हैं, जहां से लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को ध्वस्त करेगा। तो जी तो अभी सी बात थी। और आप इसको इसमें एक खबर और जोड़ देता हूं आपकी बात में, उसको उस पे भी आप बात कीजिए। सऊदी अरब ने ईरान को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि हमारे सब्र की भी एक सीमा है और आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमारे सब्र की एक सीमा है। चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके देश और उसके खाड़ी सहयोगियों के पास काफ़ी क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल वो चाहें तो कर सकते हैं, और लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये सऊदी अरब का है। ये चूंकि अभी अभी खबर आई इसलिए मैं जोड़ रहा था। बाकी आप प्लीज अपनी बात आगे। राजीव जी सऊदी अरब का आप नाम ले रहे हैं। पूरे अरब लीग ने चेतावनी दी है। जो कल इनकी बैठक हुई, अरब लीग के महासचिव ने यही बयान जारी किया था। आपके पास ताकत है तो इजराइल को क्यों नहीं लेते आप? इजराइल ने मिस्र का इलाका कब्जा किया, जॉर्डन का इलाका कब्जा किया, लेबनान का इलाका कब्जा किया, फिलिस्तीन का इलाका कब्जा किया। ये सो रहे हैं क्या? इनको पता नहीं है कि इजराइल क्या कर रहा है? अगर आपके पास ताकत है रोक लेने की, तो इजराइल क्यों नहीं रोक लेते आप? इजराइल को जितना इलाका दिया गया था उस इलाके से कितना आगे बढ़ गया, और जिन इलाकों को कब्जा किया है वो कोई यूरोप का हिस्सा थोड़ा है, वह कोई ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा थोड़ा है, वो कोई अमेरिका का हिस्सा थोड़ा है। इन्हीं खाड़ी देशों का इलाका है। तो अरब लीग के लोग कहां हैं, कहां गायब हैं? ये आप मुकाबला कीजिए। आपके इलाके में, आप खाड़ी के पूरे इलाके में इजराइल तांडव मचा के रखे हुए हैं। पूरे के पूरे जो प्राकृतिक संसाधन है, यह ईरान ने हमला क्यों किया?
ईरान ने तो अपनी तरह से पहल नहीं की। ईरान ने इस युद्ध के शुरुआत के 15 दिनों तक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया, जो चाहे कुवैत का रहा हो और चाहे यूएई का रहा हो, चाहे सऊदी अरब का रहा हो, चाहे बहरीन का रहा हो, चाहे किसी का रहा हो, किसी पर हमला नहीं किया उसने। वो टारगेट कर रहा था इजराइल को, वो टारगेट कर रहा था उन जगहों को जहां से अमेरिकी उड़ानें कामयाब हो रही थी। किसी देश पर जब इजराइल ने उसके नेचुरल गैस सेंटर पर उन्होंने हमला किया, उसके रिफाइनरीज पर हमला किया, तब उसने उन देशों पर हमला किया जहां से अमेरिका को सहयोग मिल रहा था, और चेतावनी दे के किया। इजराइल की तरह से अचानक नहीं किया। ईरान ने बाकायदे चेतावनी दी कि आप अपने देशों का, अपनी जमीन का उपयोग होने मत दीजिए, होने देंगे आप तो हम हमला करेंगे। उससे हमला कर दिया। और आज भी वो कह रहा है, उसे तो जर्मनी तक को चेतावनी दी कि अगर आप अपनी जमीन का उपयोग करते हैं तो वह युद्ध के खिलाफ, ईरान के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा। क्या गलत कहा उसने? एक एक शब्द सही है। आखिर जो जर्मनी ये कह रहा है कि तेल और गैस की आपूर्ति समान रहनी चाहिए, तो बाधित किसने किया? बाधित करने, अगर ये युद्ध न होता, सबकी जड़ में युद्ध है और वो युद्ध शुरू किया है इजराइल ने और अमेरिका ने, तो आप उसको क्यों नहीं कहते हैं कि आप इस युद्ध को रोकिए? जितनी बातें आज तक अमेरिका कहता रहा है, वो कहता है कि हम ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हम रोकना चाहते हैं। यह बात तो पिछली बार भी 1 साल पहले कह रहे थे। आपने दावा भी किया था कि जितना उसके परमाणु कार्यक्रम की व्यवस्था का ढांचा है, आपको उसने तहस नहस कर दिया। 4 ही महीने 6 महीने के भीतर आपको जरूरत पड़ गई हमला करने की। आप दरअसल जो बात कर रहे हैं वो पाखंड है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। सच्चाई यह है कि आप ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो आप वेनेजुएला में आपने किया, जो उसके पहले लीबिया में आपने किया, उसके पहले आपने इराक में किया। आप वो सोच रहे हैं, या जो अन्य खाड़ी देशों में आप कर रहे हैं। कोई ऐसा खाड़ी का देश है, ईरान को छोड़ दीजिएगा आप, कोई खाड़ी का ऐसा देश है जहां ईरान पे कब्जा अमेरिका की उपस्थिति न हो, मजबूत उपस्थिति न हो। तो सवाल इस बात का है कि खाड़ी के देश जो अरब लीग धमकी दे रहे हैं ईरान को, अरे आपके पास बिल्कुल ताकत है, तो इस ताकत का मुकाबला आप क्यों नहीं कर रहे हैं इजराइल के साथ? ये जो जॉर्डन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जो अमेरिका से हथियार खरीदने जा रहे हैं, किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं वो? अगर आप डॉलर देंगे अमेरिका को तो क्या अमेरिका की ताकत नहीं बढ़ेगी? आप तो एक गोली नहीं चलाते हैं कभी भी, आपके पास वो ताकत ही नहीं है जी। और आप पूरा डॉलर देकर के 200 करोड़ डॉलर देकर के आप हथियार खरीदने के लिए जा रहे हैं। और अमेरिका की नीतियां कितनी विफल हैं। आप सोचिए कि जो अमेरिका ईरान पर 40 सालों से नियंत्रण किए हुए था, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए था, वो कह रहा है कि आप ईरान से तेल खरीद लीजिए। पिछले कई वर्षों से, कम से कम 2-3 सालों से वो कह रहा था कि रूस के साथ तेल का व्यापार कोई नहीं करेगा। चीन ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। अब वही अमेरिका कह रहा है कि आप रूस के साथ तेल भी खरीद लीजिए, जो खरीदना चाहे खरीद ले। क्यों नहीं विरोध करते हैं आप? तो आप जो आपने नीतियां अख्तियार की, उन नीतियों को भी आपने छोड़ दिया। आप यूक्रेन का युद्ध समाप्त करना चाहते थे रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करके। आज रूस प्रीमियम पर अपना तेल बेच रहा है पूरी दुनिया को। वो भी नहीं कर रहा है कि नहीं हम आपको कोई रियायत देंगे, और बेच रहा है, लोग ले रहे हैं क्योंकि सबको इसकी जरूरत है। आपके पास इतनी हम अब क्या कहते हैं, ये सार्वजनिक जानकारी है ना, कि होर्मुज से केवल 20% की जो यातायात है तेल की, उसकी आपूर्ति होती है जी। गोया कि 80% आपूर्ति का रास्ता कोई और है, लाल सागर है, अन्य यातायात के परिवहन के रास्ते बाकी अलग अलग है जी। बिल्कुल है ना। आप वहां क्यों नहीं चले जाते? वहां भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां भी अमेरिका के ईरान समर्थक जो संगठन है, चाहे वो हमास हो और चाहे हुती हो, वो आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हुती खुल के कह रहा है, हुती तो पूरी ताकत, उसकी पूरी ताकत ईरान के ऊपर निर्भर है। आप उसे कर लीजिए। अब तो बहुत संपन्न लोग हैं, आपके पास बहुत संसाधन है, बहुत शक्ति संपन्न है आप, तो कहे ठीक है होर्मुज को गोली मारो, बाकी जो 80% वाला रास्ता है वहां से हम व्यापार कर लेंगे, और चलो थोड़ा ज्यादा ही पैसा खर्च होगा लेकिन अपना बना लेंगे, ईरान को छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपने वो भी, आपके पास वो भी ताकत नहीं है।
तो जो बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों के लिए अक्षरशः सही है, बिल्कुल कह रहे हैं सर। इनके पास ताकत नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध के खिलाफ न खड़ा हो, जो देश मानवता के पक्ष में न खड़ा हो, जो नरसंहार के खिलाफ न खड़ा हो, वो उसके पास कौन सी ताकत है? किस बात के लिए आप हैं? क्यों अपने आप को विकसित, शक्ति संपन्न और लोकतांत्रिक मूल्यों वाला, जन पक्षधरता का देश कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को? कहीं नहीं दिख रहा है ये। अगर आप इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध के खिलाफ नहीं खड़े हैं तो युद्ध में न शामिल होने के बावजूद आप युद्ध में शामिल हैं। अगर आप इनके द्वारा किए जा रहे नरसंहार, इनके द्वारा नागरिक क्षेत्रों में किए जा रहे हमले, इनके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर किए जा रहे हमले के खिलाफ अगर मुखरता के साथ आप नहीं खड़े हैं तो आप युद्ध में खड़े हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और अमेरिका के आह्वान के बावजूद आप हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपने सैनिक नहीं भेज रहे हैं। कहां करेंगे आप? किस बात के लिए आप सैनिक अगर भेजते कि नहीं ये युद्ध नहीं होना चाहिए, 21वीं शताब्दी के मुहाने पर हम लोग हैं, और उसके बाद आप कहिए कि हम आप युद्ध चलता रहे और आप चुपचाप बैठे हुए रहिए, बयान जारी कर दीजिए, केवल आप सबसे बात कर लीजिए। ये ट्रंप ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया कि ये कायर देश है, इनके पास ताकत नहीं है, ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। युद्ध में तटस्थ रहना भी युद्ध का समर्थन है। जी यही बिल्कुल यही बात आरागची ने कही है कि आप हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। एक तो तटस्थ रहना, दूसरा है कि अपनी जमीन आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, तब तो अपनी जमीन दे रहे हैं। हमारे घर में रहिए, यहां से बंदूक चलाइए, इसका मतलब है कि आप वही किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुनील जी आपके पास दोबारा आता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रशांत जी। हम लोग चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और इस जंग को लेकर जितना भी इसका ऑपरेशन किया जाए वो लगता है कम है। अमलेंदु जी, यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आनंद फानन में आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मायने इसके निकाले जाए? क्योंकि अभी तक 28 तारीख से अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, छिपे हुए थे बंकर में। अनम्यूट कीजिए प्लीज अमलेंदु जी। राजीव जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मकसद ये था कि एक तो जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनता चला जा रहा है और वहां ये आवाज उठ रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर नेतन्याहू के जाल में फंसकर अमेरिका को इस गैर जरूरी युद्ध में उलझा दिया, जिसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को हो रहा है, जानी तौर पर भी और माली तौर पर भी। यानी जान और माल दोनों का नुकसान जो है अमेरिका को जो हो रहा है वो नेतन्याहू के कहने से हो रहा है, और इसका कोई जो था वो तर्क नहीं था कि इस युद्ध में जाकर भिड़ा जाए। यहां तक राजीव जी की तुलसी गैबार्ड जो उनकी इंटेलिजेंस की मुखिया हैं वो भी कह रही हैं कि मैं ट्रंप की बदनामी करना नहीं चाहती, लेकिन हमारे और इजराइल के लक्ष्य ईरान को लेकर अलग है। ये कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ठीक उसी समय जिस समय नेतन्याहू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो राजीव जी, ये एक बताने का प्रयास था नेतन्याहू की तरफ से, और कहा भी उन्होंने, ये उनसे जब सवाल पूछा गया, एबीसी न्यूज अमेरिका का ही है, उसके संवाददाता ने पूछा उनसे कि भाई अमेरिकी जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका का नहीं था और नेतन्याहू ने इसमें ले जाकर उसको फंसा दिया है। ये पल्ला झाड़ा नेतन्याहू ने अपना, और बड़े खूबसूरती के साथ कहा कि वो बहुत शक्तिशाली हैं ट्रंप साहब, वो कमांडर हैं, मैं उनका सहयोगी हूं, हमने किसी को नहीं फंसाया है, हमने किसी को नहीं कहा कि आप इस युद्ध में आइए। यानी राजीव जी, अभी तक ट्रंप जो कह रहे थे कि नेतन्याहू ने मुझसे बिना पूछे खार्ग पर हमला कर दिया या फार्स पर हमला कर दिया, या नेतन्याहू ने जो है हमसे पूछा नहीं हमला कर दिया, और अब ये जो है वो बता रहे हैं, चूंकि ट्रंप ये भी कह चुके थे कि भाई नेतन्याहू ने कहा कि हमला कर दो, और हमारे 3 लोग जो थे अपने 3 सहयोगियों के उन्होंने नाम लिया कि इनके कहने से हमला कर दिया। तो अब ट्रंप ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये ट्रंप साहब का युद्ध हमारा युद्ध नहीं है, चूंकि ईरान भी अब लगातार ये कह रहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं,
आज जो IRGC ने अपनी चेतावनी जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि इन जो हमारी शहादतें हुई हैं इनका हम बदला लेंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो कहा है उसने तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो ये बताने की कोशिश नेतन्याहू साहब कर रहे हैं कि भाई लड़ना है तो ट्रंप साहब से लड़ो, हमारा इसमें कोई जो है वो हिस्सा नहीं है, हम तो ट्रंप के कहने से लड़ रहे हैं। तो अब ये राजीव जी ब्लेम गेम जो है एक दूसरे की तरफ जो है शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार है नेतन्याहू की तरफ और नेतन्याहू सरकार रहा है ट्रंप की तरफ। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि इससे बचने का एक प्रयास जो था। दूसरा, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू साहब जो है हयात हैं भी कि नहीं है, कहीं निकल तो नहीं लिए हैं, अल्लाह मियाँ क्या तो नहीं चले गए हैं, ये सारी बातें हो रही थी। और AI वीडियोस बहुत ज्यादा आ रहे थे उनके बनकर नेतन्याहू साहब के। तो राजीव जी ये एक तरीके से देखा जाए तो उसका उनको ये था कि अगर ये मैसेज इजराइल में भी चला जाएगा कि नेतन्याहू साहब नहीं है तो इजराइल तो वैसे ही जंग हार जाएगा फिर, क्योंकि ये पूरी जंग राजीव जी इजराइल में भी कहा जा रहा है ये नेतन्याहू की जंग है। अभी तक राजीव जी प्रदर्शन जो हो रहे थे युद्ध के खिलाफ वो अमेरिका में हो रहे थे, अब ये प्रदर्शन इजराइल में भी हो रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है वहां प्रदर्शनों में कि ये जंग जो है मानवता के खिलाफ है, इसको आप रोकिए। तो राजीव जी अगर इजराइल में भी इस तरीके के प्रदर्शन होने लग जाएं कि आप वहां से बैक होइए और ये जंग मानवता के खिलाफ है, तो नेतन्याहू साहब क्या करेंगे? तो नेतन्याहू साहब अपने अवाम को भी ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारी जंग नहीं है, ये जंग ट्रंप साहब की वजह से है और जो हमारी क्षति हो रही है वो ट्रंप की वजह से हो रही है। तो यानी राजीव जी दोनों ट्रंप और नेतन्याहू अपने अपने देश के अवाम को बताना चाहते हैं कि दूसरे ने हमको फंसा दिया और ये जंग हमारी नहीं है, उसके कहने से हम फंस गए। अब ये राजीव जी ब्लेम गेम शुरू हो रहा है। अब जिस तरीके से ईरान ने साफ तौर पर कहा राजीव जी कि भाई ये जंग तभी रुकेगी, क्योंकि जंग हमने शुरू नहीं की है लेकिन खत्म हम करेंगे, और ये तब होगी कि जब ये जंग खत्म होगी, सीज फायर नहीं होगा। और उसमें पहली शर्त उसकी यही है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे आधारभूत ढांचे का जो नुकसान हुआ है, हमारे स्कूलों का नुकसान हुआ है, हमारी बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, 35 लाख लोग बेघर हो गए हैं, वो बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। तो अब राजीव जी अगर ये स्थिति बनती है कि जंग खत्म हो तो फिर ये हर्जाना ट्रंप साहब दें कि नेतन्याहू दें, ये होगा। तो इसलिए भी कि अब ट्रंप को ही ये हर्जाना देना पड़े, ये भी एक इसके पीछे चाल है। तो राजीव जी आप ये भी समझ सकते हैं कि हार की तैयारियां नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने शुरू कर ली हैं, लेकिन ये है कि हार जो है वो किसके गले में डाली जाए। तो ये तैयारियां दोनों की तरफ से है। तो ये मुझे लगता है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी अब साजिशें रचना शुरू कर चुके हैं राजीव जी, और ये आगे जाकर वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए राजीव जी, मैंने आपसे जब कहा था, इसी कार्यक्रम में कहा था कि उनको फिट कर देना चाहिए नेतन्याहू को, और उसके तुरंत बाद ट्रंप साहब का बयान आ गया था कि भाई हमसे बिना पूछे हुए जो हमला कर दिया गया फार्स पे जो है। तो ये राजीव जी है। तो ये चूंकि राजीव जी जिस निकृष्ट तरीके की राजनीति अंदरूनी होती है, अब उसी तरीके की राजनीति जो है वैश्विक स्तर पर भी होने लगी है। और राजीव जी जब कोई अंतरराष्ट्रीय कायदे कानून होते हैं, उनसे बंधे हुए लोग होते हैं, तो फिर वो कुछ चार्टर्स का जो है पालन करते हैं, उन कानूनों का पालन करते हैं, एक नैतिकता का पालन करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने ईरान पर हमला किया तो वो UN चार्टर के अंतर्गत तो था नहीं, वो UN के नियमों का तो पालन था नहीं। UN तो खुद कह रहा है कि ये उल्लंघन है UN चार्टर का। आज ही UN ने फिर कहा है, इजराइल से और US से दोनों से कहा है कि आप इस युद्ध को रोकिए, ये जो है मानवता की क्षति पहुंचा रहा है। तो ये उसका चार्टर का तो उल्लंघन है, UN के चार्टर का। तो जब नियम कायदे नहीं माने जा रहे हैं तो ट्रंप और नेतन्याहू आपस में कोई नियम कायदे मान ले। बिल्कुल भाई, अगर अब नुकसान होने की स्थिति आ रही है, नुकसान होने की बारी आ रही है, तो जो जिसके ऊपर डाल सके वो उसके ऊपर डाले। तो ये राजीव जी परिस्थितियां मुझे लगता है कि इस तरह की बन नहीं है, और नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि अब मामला उल्टा पड़ता चला जा रहा है और यहाँ से बैक होना पड़ेगा। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से इन्होंने निशाना बनाया, और निशाना क्या बनाया, टारगेट किलिंग है। भाई अगर खामेनेई भी राजीव जी जो थे वो भाई राष्ट्रपति तो थे नहीं वहां के, आपने अगर डॉक्टर मसूद पेजिशकियन को निशाना बनाया होता तब भी समझा जा सकता था कि भाई चलो आपने वहां के राष्ट्रपति को बनाया। और वहां की अमेरिकी सीनेट में भी राजीव जी सवाल उठा कि भाई आपने खामेनेई को निशाना क्यों बनाया। खामेनेई वहां के प्रेसिडेंट तो थे नहीं, धार्मिक गुरु थे, सर्वोच्च लीडर वो धर्म के थे, तो आपने निशाना क्यों बनाया, ये सवाल उठने लगे। तो राजीव जी जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, कोई भी राजीव जी युद्ध के नियम होते हैं, चूंकि आप नियम मान ही नहीं रहे, नियमों से आप बाहर हैं, तो आप अब वहां की लीडरशिप को आप सीधे सीधे निशाना बना रहे हैं। अब अली लारी जानिए राजीव जी कुछ सैन्य कमांडर तो थे नहीं,
वो तो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके थे। और मसूद पेजेशकियन के बाद नंबर 2 के व्यक्ति समझे जाते थे अली लारिजानी, जिनका जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव था, और उनके जरिए ही आप कोई बात भी कर सकते थे, वहां के आवाम को आप इस स्तर पर ला सकते थे कि अगर कोई युद्ध विराम की या युद्ध समाप्त होने की परिस्थितियां आए तो वो मसूद पेजेशकियन या अली लारिजानी वही जनता को कन्विंस कर सकते थे, या खामेनी कर सकते हैं। ये परिस्थितियां, तो आपने अपना ही मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो आपका बीच में बात आपकी रख सकता था, आपने उसको ही निशाना बना लिया। तो ये राजीव जी जिस तरीके से नेतन्याहू ने वहां काम किए हो, जैसा मैंने पहले भी इसी कार्यक्रम में कहा कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकल कर जाएं, और ट्रंप अगर इस युद्ध से बाहर निकलेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान राजीव जी वो होगा सबसे ज्यादा नेतन्याहू को व्यक्तिगत तौर पर और एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल को। ये बात नेतन्याहू समझ रहे हैं, और नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ट्रंप किसी भी तरीके से युद्ध से निकल जाए बाहर को। कोई भी ऐसी परिस्थिति बनेगी कि अगर ट्रंप सरेंडर करते हैं या ट्रंप बातचीत करते हैं या युद्ध खात्मे की बात करते हैं, जैसे आज उन्होंने कह दिया कि हम तो जीत गए, अगर ट्रंप यह कहकर भी वापस आ जाए कि हम जीत गए तो वापस नहीं जाने देगा नेतन्याहू कि आप जीत गए, और फिर कोई परिस्थिति ऐसा घोषणा कर दो ना, फिर रोक दो, हथियार डाल दो। जीत गए तो फिर क्यों बम्बार्डिंग कर रहे हो, क्यों 2200 सैनिकों को भेज रहे हो, क्यों यूएसएस ट्रिपोली आप भेज रहे हो, क्यों आप अपना F-35 गिरवा रहे हो। मत करो ना, फिर जीत गए हो तो फिर ईरान के एयर स्पेस पे आपका अगर पूरा अधिकार हो गया है तो फिर वहाँ क्यों गिराए जा रहे हो आप। सवाल तो कई उठते हैं ना। खैर, आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, एक बात अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, उससे सवाल कई उठते हैं, उभरते हैं कि क्या इजराइल जो कर रहा है उसके बारे में आज की तारीख में अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को पता ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ लारिजानी का पूरा परिवार अमेरिका में है, ये भी खबर आपने पढ़ी होगी, और ये लोग जो मारे गए हैं मैक्सिमम लोगों का परिवार, उनके रिलेटिव्स जो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा, इनके ज़रिए आप नेगोशिएट कर सकते थे, इस युद्ध को थोड़ा समापन की ओर ले जा सकते थे, लेकिन आप पूरी लीडरशिप को अगर मार देंगे तो बात किससे करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में आज से कई दशकों हज़ारों साल पहले जो कुछ होता था कि एक राजा दूसरे राजा को मार देता था, पूरा कब्जा कर लिया, ये कोई संगठन वैसा तो है नहीं, ये हमास तो है नहीं, ये अलकायदा तो है नहीं। लेकिन ट्रंप का जो अभी ट्वीट आया है, अभी देख लिया आपने, कायरो वाला जो ट्वीट है उस पर अरागची का ट्वीट बयान आया है, जरा उस बयान को रख देता हूं फिर आपके पास आता हूं। अमेरिकी ये नहीं भूले हैं कि कैसे जब वियतनाम में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और परिणाम पहले से ही स्पष्ट था, तब जनरल विलियम वेस्ट मोरेलैंड को घर वापस लाया गया ताकि सभी को आश्वस्त किया जा सके कि युद्ध अच्छा चल रहा है, कि अमेरिका जीत रहा है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं सैयद अब्बास अरागची, विदेश मंत्री, और याद दिला रहे हैं वियतनाम वार की, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले प्रशांत जी बता भी रहे थे। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये प्रतिक्रिया दोनों, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रशांत जी के सामने रख चुका हूँ। सीधे प्रशांत जी को ले आइए स्क्रीन पे, और आगे ज़रा और भी देख लेते हैं आगे क्या लिख रहे हैं ये, और उसके बाद आते हैं। आगे लिख रहे हैं यहाँ पे कि अमेरिकी ये नहीं, इसको चेंज कीजिए, अमेरिकी ये नहीं भूलें कि कैसे जब वियतनाम में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और परिणाम पहले से स्पष्ट था, तब जनरल विलियम वेस्टमोरेलैंड को घर वापस लाया गया ताकि सभी को आश्वस्त किया जा सके कि ये युद्ध अच्छा चल रहा है, कि अमेरिका जीत रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार कुछ और कहती है, हकीकत कुछ और। जैसे ही अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की हवाई सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने का दावा किया, एक F-35 विमान पर हमला हुआ। ईरान की नौसेना के पतन की घोषणा के बाद USS गेराल्ड आर फोर्ड वापस लौट आया और USS अब्राहम लिंकन और
और दूर चला गया, दशक बदल गया, लेकिन हम जीत रहे हैं का नारा आज भी कायम है। ये बात यहाँ कही जा रही है आराक्ची की तरफ से। और इसके बाद अमेरिकी ये नहीं भूले हैं कि कैसे जब वियतनाम में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और परिणाम पहले से ही स्पष्ट था और ये वही वापस लाया गया, सभी आश्वस्त थे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे इन्होंने कही है आराक्ची ने। जरा आप स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और प्रशांत जी, यहाँ दो बातें, एक तो इनका सैयद आराक्ची का बयान आ गया, आपने देख लिया, वियतनाम वार की बात इन्होंने बता दी और कह रहे हैं साफ साफ, इनके कहने का मतलब जो दूसरा इनका जो पढ़ रहा था मैं, इसमें साफ कह रहे हैं कि जब जब आप याद दिलाओगे कि हम आपके आसमान पे हमने कब्जा कर लिया है, जब आप याद दिलाओगे कि आपके मरीन पे हमने कब्जा कर लिया है, तब तब हम दिखा देंगे कि आपने कितना कब्जा किया है। और इन सब के बीच अमेरिका और इजराइल। प्रशांत जी, समय कम हो गया है, लेकिन थोड़ा इसको 10-15 मिनट और बढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है। सुनील शुक्ला जी के पास भी आना है। जी, वियतनाम वॉर की बात आई है तो जरा उसमें फर्क क्या है आज में और वियतनाम वॉर में। वियतनाम वॉर में पत्रकार गए थे, उनका नाम था वॉल्टर क्रोंकाइट, और उन्होंने आईना दिखाया था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि आप युद्ध हार रहे हैं। उनको उनके एडवाइजर्स ने, मिलिट्री एडवाइजर्स ने, जनरल्स ने नहीं बताया था, ये एक पत्रकार ने बताया था, वॉल्टर क्रोंकाइट ने, और उसको स्वीकार किया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस वक्त के। तो आज ना वैसा पत्रकार है जो जाके बताए ट्रंप को, और बताए भी तो ट्रंप सुने किसकी। देखिए, मूल बात राजीव जी ये है यहाँ पे, क्योंकि आज 21वां दिन है और पता नहीं कब तक चलेगा। देखिए, इजराइल क्यों लड़ रहा है उसको मालूम है। इजराइल नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि नेतन्याहू क्यों लड़ रहे हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि जिस दिन वो युद्ध से वापस आएंगे वो जेल में जाएंगे। तो उनकी लड़ाई तो बड़ी एक तरीके से फोकस्ड है कि हम कुर्सी में बने रहे, सत्ता में बने रहे, और युद्ध ही एक बात तरीका है जिससे हम कुर्सी बचा सकते हैं। तो एक तो नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, उन्होंने ट्रंप को घसीट लिया। अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, वो क्यों आए हैं वहाँ पे, क्या लड़ रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है। क्या आपको अभी इतने 20 दिन की 21 दिन की लड़ाई में कोई डायरेक्शन दिखाई दिया अमेरिका के युद्ध का कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, या इजराइल और अमेरिका को कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। खुद 2 बार ट्रंप कह चुके मुझे नहीं मालूम है कि इजराइल ने हमला कर दिया। इसका मतलब है कि आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। नेटो को अनाप शनाप बक रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए कि अमेरिका और नेटो में जितनी दूरी रहेगी, जितना इन लोगों में अनबन रहेगी, ये विश्व शांति की गारंटी है। क्योंकि अमेरिका और नेटो ने मिलकर हजारों बेकसूर लोगों को मारा है एशिया में, जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। वो ग्लोबल साउथ का ढाल बनके तो ईरान खड़ा है आज की तारीख में जी। कहाँ है ग्लोबल साउथ की बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग। एक दूसरी बात ये कि देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है कि आकर ये चीज कहीं नहीं काम करेगी तो क्या काम करेगी। मैं ईरान की स्ट्रेटेजी पे आता हूं, लेकिन जरा उसके पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में। भारत का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, एकदम स्पष्ट था। पाकिस्तान को अमेरिका का साथ था। 13 दिन का डिसाइसिव युद्ध इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में और जनरल मानिक शॉ की कमांड में। डिसाइसिव युद्ध 13 दिन का, 91,000 सैनिकों का सरेंडर और एक दुनिया के नक्शे पे बांग्लादेश का उदय होना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना। 13 दिन में सब हो गया। भारत कोई महाशक्ति नहीं था और भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री और अर्थव्यवस्था और उसमें उतना अंतर भी नहीं था जितना कि ईरान और अमेरिका में है। तो आज आप जो कर रहे हैं केवल और केवल जो बात कि आपके पास बेहतर इक्विपमेंट है,
आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, आप बेहतर इकोनॉमी है, उसलिए आप ईरान को जहां इधर उधर आके मार रहे हैं, लेकिन आपके कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ह्यूमन माइंड उसके पीछे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी बड़ी सबक दुनिया के लिए भी है कि अमेरिका जो दुनिया का लीडर है मिलिट्री में, वो दुनिया का लीडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है। वही चिप बनाता है, सारे सर्च इंजन उसी के हैं, एआई के सारे प्लेटफॉर्म उसी के हैं, टेक्नोलॉजी को ओन करता है, वो मोनोपोली है एआई पे। लेकिन ये एआई युद्ध में क्या कर रहा है? ईरानी ह्यूमन माइंड है, वो तो एआई पे भारी है, टेक्नोलॉजी पे भारी है। अब आप देखिए कि ईरान ने क्या किया। ईरान का स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी कि हमको ये होगा, तो उसका प्लान भी तैयार था कि जैसे ही उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, उसने अमेरिकन बेसिस पे हमले किए। जैसे ही अमेरिका ने हमले बढ़ाए और सुप्रीम लीडर को मारा, उन्होंने हरमोज को बंद कर दिया। उसकी पहले से तैयारी थी उनके पास। जैसे ही उनके पार्ट्स पे हमला हुआ, उनकी ऑयल लॉजिस्टिक पे हमला हुआ, उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया कतर में, यूएई में, इजराइल में, कुवैत में, सब जगह ऑयल पे। दुनिया की ऑयल इकोनॉमी को हिला दिया 3 दिन में, 4 दिन में। $94 पे होने जा रहा है। हमारे पास विदेशी मुद्रा का 9 महीने का वो है रिजर्व आरबीआई के पास। तो ईरान का जो स्ट्रेटजी है वो बड़ा डिसेप्टिव है और बड़ा साफ है, वो कर रहे हैं। ट्रंप का और नेतन्याहू का ना आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही है। अब और ये भी नहीं मालूम है उनको कि किस पॉइंट पे उनको जीत की घोषणा करनी है। विक्ट्री कहाँ है? क्या चीज आप गिरा दोगे कि आप विक्ट्री की घोषित कर दोगे? तो इसलिए ये युद्ध अभी जो है वो कंट्रोल जो है वो ईरान कर रहा है। और वो ईरान जैसे ही वो उतारेंगे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जैसे ही सैनिक उतरेंगे, ये वियतनाम हो जाएगा। और यहाँ से एग्जिट पॉइंट ट्रंप को मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। आप देखिए, एक आखिरी बात कहूँगा कि शुरू में हमारे गोदी मीडिया ने भी ऐसा बनाया माहौल कि बस अब रजा पहलवी वहाँ पे तेहरान में बैठने वाले हैं अपने महल में। कहाँ के रजा पहलवी? कोई चर्चा नहीं हो रही उनकी अब। तो कोई ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं कि आप गए क्यों वहाँ पे, क्या करने गए हैं। जी राजीव जी, इतना बड़ा युद्ध हो गया सुनील शुक्ला जी, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। इजराइल का तो साफ क्लियर फंडा समझ में आता है, बेन्यामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी चाहिए, ये समझ में आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी 3 साल बाकी है, और इस जंग में जाने का मेन मकसद यहाँ समझ में आपको आया क्या? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, क्योंकि आप जिस बात को लेके आए थे वही जो रजा पहलवी वाली बात कर रहे थे अभी प्रशांत जी, यानी रिजीम चेंज। अब तो रिजीम चेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, रिजीम चेंज कर दो। अगर इतना ही आसान था कि हम मादुरो को उठा के ले आए और वहां चेंज कर दिए, वहां बैठा दिए अपनी मर्जी के राष्ट्रपति को वेनेजुएला में, वैसे ही यहां कर दो अगर आपको लगता है तो। लेकिन कहां, क्या यहां फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां से फिर अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब ये जंग अब जब मुश्किल दिखाई दे रहा है और परिस्थितियां इतनी विकराल होती जा रही हैं, अपनी बादशाहत भी कायम रखना है, कायम करवाना है दुनिया के सामने, वर्ल्ड ऑर्डर को में सबसे ऊपर अपने को दिखाना है, तो क्या इन सब के कारण इस जंग को और ज्यादा खतरनाक होते हुए हम देखेंगे आने वाले समय में? सुनील शुक्ला जी, ये आपका कहना सही है कि अमेरिका इस जंग में फंस गया है, लेकिन यह बात मुझे स्वीकार करना है कि अमेरिका का लक्ष्य साफ नहीं है। अमेरिका का लक्ष्य है कि खाड़ी इलाके में इजराइल को सबसे ताकतवर बनाना, इजराइल के सामने जितनी तरह की चुनौतियां हैं उसको समाप्त कर देना।
उसमें सबसे बड़ी चुनौती है ईरान। बाकी सभी चुनौतियां खत्म कर चुका है। उस किसी खाड़ी के देश की ताकत नहीं कि इजराइल से लड़ जाए, ईरान को छोड़ के उस चुनौती को खत्म करना चाहता है। और जो उसका अपना लक्ष्य है वह है ईरान के तेल भंडारों पे कब्जा। ये जो बात कही जाती है रिजीम चेंज, किस बात के लिए रिजीम चेंज? अगर यही रिजीम खमेनी साहब की परंपरा से शुरू हुई और मुस्तफा खमेनी की जो विरासत चली आ रही है, अगर यह अपने तेल के संसाधनों को उसी तरह से अमेरिका के लिए समर्पित कर दे जैसे अन्य खाड़ी के देश कर रहे हैं, नहीं होगा। अगर आप उनको उसी तरह से स्वीकार कर लें जैसे कि रजा शाह पहलवी ने स्वीकार कर लिया था, अभी यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। ईरान एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों के, खासतौर से अमेरिका के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। ईरान एक ऐसा देश है जो अपने मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं के साथ अपनी पूरे अस्मिता के साथ जीने के लिए क्लेम कर रहा है कि नहीं, हमारी परंपरा, हम उसी के साथ चलेंगे। संकट इनके साथ ही है, अमेरिका के साथ। अब सवाल यह है कि क्या जो वो पूरा हो पाएगा? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, न तो इजराइल की और न ही अमेरिका की हैसियत है कि आज अभी, कल क्या होगा मैं नहीं कर सकता, कि वह ईरान में अपनी सेना उतार दे, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। न इजराइल और न ही अमेरिका अपने सैनिकों के हताहत होने को बर्दाश्त कर पाएंगे। ये जिस किसी भी देश में इनके सैनिक मारे गए हैं, जिस किसी देश में से इनके सैनिकों के कॉफिन्स लौटे हैं, इनके अमेरिका में चाहे तेल अवीव में, ये तुरंत उसी से बैकफुट में चले गए। तो यह हवाई लड़ाई को लंबे समय तक ले जाने की स्थिति में है, लेकिन उसको भी अब ईरान ने प्रभावित कर दिया। जो तेल का ऊर्जा का संकट उससे पैदा किया दुनिया में, वह एक बड़ी चुनौती हो गई और पूरी दुनिया के सामने संकट हो। आज तेल की कीमत क्या हो गई है? 60 से 65% तेल की कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ेगी, जब उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी इन देशों को, तो इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, पूरी की पूरी इनकी जीडीपी प्रभावित होगी। न तो लोग उसका भोग कर पाएंगे, इनको भोग की क्षमता भी कम होती चली जाएगी, और जो सरकारी खर्चे हैं वो भी कम होते चले जाएंगे। क्यों? कि सरकार अपने संसाधनों से तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर आम आदमी पर न पड़े, इसके प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जर्मनी के चांसलर ने क्या कहा कि उनको अपने नागरिकों को अतिरिक्त सहायता देनी पड़ रही है ऊर्जा की लागत बढ़ने के कारण। जी। इसलिए ये जो ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया ईरान ने, यह एक बड़ा दबाव बन गया है पूरी दुनिया के ऊपर। इसमें ट्रंप भी शामिल है और इजराइल भी शामिल है। इनके ऊपर अन्य देशों का दबाव आएगा कि युद्ध खत्म कीजिए, क्योंकि हुर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है वो ईरान। हुर्मुज को ये खाली करा नहीं सकते। निश्चित रूप से अमेरिका एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें से मेरी अपनी समझ है कि अमेरिका से बड़ी ताकत चीन है। चीन का पूरा सहयोग ईरान के साथ है। ईरान से निकलने वाला जितना भी तेल वाहक पोत है, वह उनको चीन जाने में कोई सुविधा नहीं है। वह हुर्मुज के रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से वापस चले आ रहे हैं। यह भी तथ्य है कि तेल लेकर के जा रहे हैं, मिसाइल बनाने की सामग्री लेकर के आ रहे हैं। न तो इजराइल की और न ही अमेरिका की हैसियत है कि वह चीन के झंडे वाले किसी मालवाहक में एक भी मिसाइल छोड़ दे या एक भी ड्रोन छोड़ दे। इनकी ताकत नहीं है दोनों देशों की कि चीन की तरफ झांक लेंगे। तो ईरान अपनी स्थितियों से या एकदम झांस हो जाएगा मिसाइल बनाने से, यह संभव नहीं है। पूरी की पूरी आपूर्ति उसकी चीन से हो रही है। तो ईरान लड़ता रहेगा, ईरान की स्थिति कमजोर होगी नहीं। वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स भी तैयार कर लेगा और उसका जो पूरा प्रोडक्शन है मिसाइल का लगातार चलता रहेगा। तो वो आपसे लड़ेगा भी और आपको कमजोर भी करेगा, और इधर जो ऊर्जा का संकट है दुनिया में वो भी पैदा करेगा। अब इनके सामने समस्या है कि ये इजराइल और अमेरिका अपने सैनिकों को उतारने के क्यों नहीं कर देते हैं ट्रंप साहब कि हम भेज रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। हम भेजेंगे तो बताएंगे भी नहीं, लेकिन हम नहीं भेजना चाहते। 3 वाक्य उन्होंने बोला है। कहिए आप कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं भेजूंगा और मुझे रिजिम चेंज करना है नहीं। ये लड़ाकुओं से लड़ने की ताकत इनके पास नहीं है, भगोड़ों से लड़ने की ताकत इनके पास है।
जो लड़ने वाले देश हैं, जिन देशों ने इनके सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, ये भाग खड़े हुए। और ईरान ने वो तरीका अपना। ईरान एक ऐसा देश है जो शहादत को छिपाता नहीं है। वो ये नहीं बताता है कि साहब हमारे फलां आदमी है, सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। वो पूरे शान शौकत के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको सुपुर्दे खाक करता है। पूरी जनता उनके पीछे खड़ी होती है और शहादत को सेलिब्रेट करते हैं। उस परंपरा का देश है वो। तो आप उनके अभी 10 प्रमुख नेताओं का फोटो जारी किया है अमेरिका ने और कई $बिलियन का इनाम घोषित किया कि इनके बारे में आप बताइए क्या करेंगे आप भाई। तो बाकायदे सड़क पे घूम रहे हैं लोग। और ये अभी आपने कहा कि नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहां से किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप अपने लोकेशन को बताने के लिए तैयार नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपका विरोधी है वो एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस लड़ाई से ईरान भाग रहा है। आप बमवर्षक विमानों का उपयोग कर रहे हो, मिसाइल का उपयोग कर रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो कहते कि नहीं बंद कर दीजिए, हमारे पास ताकत नहीं लड़ने की। मेरा अपना मानना यह है कि आज की स्थिति में भी अमेरिका और इजराइल दोनों की यह ताकत नहीं है कि वो ईरान में अपने सैनिक उतार दें। और जो ईरान ने दुनिया के सामने ऊर्जा संकट पैदा किया है, जो ऊर्जा संकट के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, वाणिज्य व्यापार प्रभावित हो रहा है, धंधे प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के जीवकोपार्जन पर संकट पैदा आ रहा है। इससे एक हालात बनेगी जिसे अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध से वापस लौटना होगा। अब ईरान सरेंडर कर देगा, ऐसा यह स्वीकार करने में मुझे बहुत असुविधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर सरेंडर करना होता तो पहले ही दिन कर दिया होता, लेकिन यहां ईरान सरेंडर आज 21वें दिन सरेंडर करे और सोचे भी, ये संभव और नजर नहीं आता है। क्योंकि ईरान अपने जो पहली लाइन की पहली पंक्ति के जितने भी टॉप लीडर्स थे वो गंवा चुका है। उनकी शहादत ईरान देख रहा है और इन सब के बीच ईरान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सीधे सीधे गल्फ़ कंट्रीज़ को भी धमका रहा है। साफ साफ ईरान ने कहा है कि आप, अभी भी मैं देख रहा था कुछ बयान ईरान के लीडर्स के, और गल्फ़ कंट्रीज़ को ये पैगाम है कि आप अपने यहाँ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करवाइए और अपने यहाँ से हमारे ऊपर हमले बंद करवाइए, वरना हम आपके ऊपर, आपके सिविलियंस जो इलाके हैं, सिविल इलाके, उधर हमला करेंगे। ये ठीक नहीं है। चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन खतरनाक मोड़ पर ईरान की ये जंग, जिसमें इजराइल और अमेरिका भी साथी हैं अपने एक साथ और ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये जंग उस मोड़ पे हम जाते हुए देख रहे हैं जहां से बहुत एक भयानक तस्वीर नज़र आती है। हिंदुस्तान की तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं। इन सब के बीच हिंदुस्तान में, इंडिया में 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही है। उन चुनावों पर भी हम लगातार आपके साथ कवरेज आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत कुछ चल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ईरान जंग में हम लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन अलग से इन सब पे एपिसोड, इन सब पे, इन तमाम